मुराद हसन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था जब ज़ेबुन्निसा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसको यूं निकसिक से तैयार देखकर ठिठक गई। उसके जहन में खतरे का अलार्म बजा था। आप कहीं जा रहे हैं? फौरन जबान पे सवाल मचला। वो कोट का बटन बंद करते हुए टाई की नॉट दुरुस्त करने लगा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एतराज शुरू हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही अबरार की कॉल आई थी कि हम सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं भी फारिग था, इसलिए बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। उसने ना बताने की वजह बताई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ज़ेबुन्निसा ने नया शोशा छोड़ा। मुराद ठिठक गया। मेरे साथ? हाँ, आपके साथ। क्या मैं नहीं जा सकती? उसने शकी नजरों से देखा। मुराद हसन की पेशानी पे बल पड़ गए थे। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? हम सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, यानी सिर्फ दोस्त। मुराद हसन ने जोर देकर कहा था। पहले भी तो आप मुझे दोस्तों में लेकर जाते थे ना, आज कोई नए दोस्त तो नहीं है? ज़ेबुन्निसा जिस बात पे अड़ चुकी थी सो अड़ चुकी थी। अब इस बात से हटना कब आसान था। पहले मैं तुम्हें अपने दोस्तों में नहीं, फंक्शन और पार्टीज में लेकर जाता हूँ, जहाँ सिर्फ मेरी बीवी मेरे साथ नहीं होती बल्कि सबकी बीवियां उनके साथ होती हैं। उसे समझाने की कोशिश की। क्यों मुनासिब नहीं लगता? क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ कि आप अपने दोस्तों के सामने नहीं ले जाना चाहते? ज़ेबुन्निसा की बेतुकी जिद और बहस पे मुराद हसन झिंझला गया। उफ ज़ेबुन्निसा, इसमें बुरी की बात कहाँ से आ गई है? तुम्हें फिर कभी किसी पार्टी पे ले जाऊंगा। मुराद हसन ने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान नरम रखने की कोशिश की थी। मैं आपके दोस्तों में जाऊंगी तो बेइज्जत हो जाऊंगी क्या? हर बात का उल्टा मतलब लेना उसने न जाने कहां से सीखा था। तुम नहीं, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी को हर जगह साथ लिए फिरता हूँ। तो बीवी को साथ लेकर फिरने में क्या हर्ज है? ज़ेबुन्निसा की बहस जारी थी। मुराद वॉल क्लॉक की सिमत देख कर रह गया। वहां 9 बज रहे थे और उसके दोस्तों ने 9:30 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का कहा था। देखो ज़ेबुन्निसा, ये ला हासिल बहस है। मैं बहरहाल तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता। हम लोग कल शाम डिनर करने चलेंगे, तुम कल तैयार रहना। वो अपना वॉलेट उठाकर जेब में रखते हुए बोला और कदम दरवाजे की सिमत बढ़ा दिए। आज किस चुड़ैल को टाइम दे रखा है? ज़ेबुन्निसा के अंदर का शक गाली की सूरत में बाहर आया था। मुराद हसन के कदम थम गए। क्या कह रही हो तुम? तुमने जरूर किसी लड़की को टाइम दे रखा है, इसलिए मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे। तुम अयाशी करने जा रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी रंगरलियों को। ज़ेबुन्निसा एकदम चिल्ला उठी थी। बकवास बंद करो अपनी, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम हद से बढ़ रही हो। मुराद का नरम लहजा एकदम सख्त हो गया था। वो 1000 बार उसे इस बेबुनियाद शक पे तंबीह कर चुका था, लेकिन ज़ेबुन्निसा अपनी बदजुबानी पे आती तो मुराद हसन को आपके बजाय तुम कहती। मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। वो कोफ्तज़दा लहजे में कहकर कमरे से निकल गया था, लेकिन ज़ेबुन्निसा उसके पीछे लपकती हुई बाहर आई थी। मेरी बातें फजूल हैं तुम्हारे लिए? हाँ, फजूल हैं। मुराद हसन ने तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए जवाब दिया। मैं भी फजूल हूं ना तुम्हारे लिए? ज़ेबुन्निसा ने उसका कोट पकड़कर दबोच लिया था। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। छोड़ो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए वहां से चला गया था और ज़ेबुन्निसा वहीं सीढ़ियों पे खड़ी रह गई। बेगम साहबा, वो अमल बीबी का गर्म दूध से हाथ जल गया है, वो रो रही हैं। मुलाजिमा ने दस्तक देकर इत्तला दी थी और ज़ेबुन्निसा को मजीद ताव आ गया था। चलने दो कमबख्त को, ये मुसीबत मेरे लिए रह गई है। इसके बाप को बताओ जाकर, जो तफरी करने गया है। वो चिल्लाने लगी थी और मुलाजिमा उसके गुस्से से खाइफ होकर फौरन उल्टे कदमों भाग गई। ज़ेबुन्निसा को मुराद हसन पे गुस्सा होता तो वो गुस्सा अमल पे ही निकलता था, जिस पे मुराद हसन को बहुत तकलीफ होती थी। ज़ेबुन्निसा उसकी नागवारी और तकलीफ महसूस करके ऐसा काम जानबूझकर करती थी और वो उसे रोकता मना करता रह जाता था। वो सब यार दोस्त खाना खाने के बाद खुशगपियों में मसरूफ थे जब अबरार सिकंदर के मोबाइल पे रिंग हुई थी। उसने मोबाइल निकाल के देखा तो थोड़ा ताज्जुब हुआ था। फिर कॉल अटेंड करने की गर्ज से दोस्तों के दरमियान से उठकर थोड़ा दूर चला आया। अस्सलाम वालेकुम। उसने कॉल अटेंड करते ही सलाम किया। अबरार बात कर रहे हो ना? दूसरी तरफ से सलाम का जवाब देना भी गवारा न किया गया था। जी भाभी, मैं अबरार ही बात कर रहा हूँ। मुराद कहाँ है? उसके लहजे में शक बोल रहा था। क्यों, खैरियत तो है ना? अबरार को परेशानी हुई। जो मैंने पूछा है तुम वो बताओ।
वो सख्ती से बोली। जी, मुराद मेरे साथ ही है, आप बताएं तो सही क्या बात है। अबरार ने मजबूरन फिर इस्तफसार किया। उसके साथ कौन सी लड़की है? ज़ेबुन्निसा ने काफी राजदाराना लहजे में पूछा। लड़की? अबरार को हैरत हुई। उसने गर्दन मोड़कर कुछ दूर बैठे मुराद को देखा, जो दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ था। आज वो सब दोस्त शायद 3 साल बाद इस तरह इकट्ठे मिलकर बैठे थे। अबरार, तुम चुप क्यों हो गए? जो मैंने पूछा है वो तुम्हें समझ में नहीं आया? ज़ेबुन्निसा ने तंजिया कहा। समझ में तो आ गया है भाभी, इसीलिए तो मैं मुराद को गौर से देख रहा हूँ कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी लड़की है जो हमें भी नजर नहीं आ रही। अबरार का जवाब भी तंज लिए हुए था। क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी, मेरा मतलब साफ है, उसके साथ कोई लड़की होगी तो नजर आएगी ना, वो अकेला है। आप प्लीज शक की ऐनक उतार कर देखें। उसके पुराने यार दोस्त मुझ समेत। अबरार ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं कौन सा साथ हूँ उसके, और वो तुम्हारा कजिन, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा साला है। आखिर तुम उसके ऐबों पर पर्दा नहीं डालोगे तो और कौन डालेगा? ज़ेबुन्निसा के शक का रुख अबरार की तरफ हो गया था। अगर आपको मेरे कहे पे इतनी ही बेअतबारी थी तो फिर ये पूछ-गछ करने के लिए कॉल क्यों की? अबरार को ज़ेबुन्निसा की बात पे गुस्सा आ गया था, मगर मुराद की बीवी होने के नाते वो उसका काफी अदब और एहतराम करता था, वरना कोई और होता तो 2-4 सुना भी देता। अबरार गुस्से से बंद मोबाइल को देखता रह गया। वो जानता था कि मुराद की बीवी बदलिहाज और बदमिजाज है, लेकिन इस हद तक बदजुबान भी है, ये उसे आज पता चला था। वाकई ये मुराद की हिम्मत थी कि वो इतने सालों से उसके साथ निभाह करता चला आ रहा था, वरना ऐसी औरत के साथ तो बंदा एक दिन में पागल होके रह जाए। वो दिल ही दिल में सोचता वापस दोस्तों में आकर बैठ गया। किसका फोन था? खैरियत तो है? परेशान लग रहे हो? मुराद ने जरा देर के लिए दोस्तों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला तर्क करते हुए उससे पूछा। अबरार चौंक गया था। नहीं, किसी का नहीं। उसने फौरन सर झटकते हुए नफी में गर्दन हिलाई। मुराद हसन और अबरार सिकंदर दोनों चचाजाद भाई थे और दोनों की बचपन से बेहद गहरी दोस्ती थी, और इस गहरी दोस्ती में इज्जत और एहतराम उस वक्त आया जब अबरार की शादी मुराद हसन की बहन शाहिना के साथ हुई। दोनों ही इस रिश्ते के हवाले से एक दूसरे की बहुत इज्जत और कदर करते थे, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस रिश्ते को लेकर उन दोनों की दोस्ती पे जरा भी आंच नहीं आई थी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि अबरार को शाहिना से बहुत मोहब्बत थी और वो दोनों मियाँ बीवी अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रहे थे। और मुराद हसन इस चीज से बहुत खुश और मुतमईन था कि उसकी बहन का हमसफर अबरार सिकंदर जैसा सुलझा हुआ, समझदार और मुखलिस आदमी है, जिसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। बाकी दोस्त उन दोनों का मजाक उड़ाते थे कि साला और बहनोई बन के भी वो दोनों कितने इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते थे, खुशबाश और बेफिक्र। क्या ख्याल है मुराद, हमें अब चलना चाहिए? बिलाखिर अबरार ने उठने का फैसला किया। इतनी जल्दी यार, इतने दिनों बाद तो मिलके बैठने का मौका मिला है। उनके दोस्त असहर ने खफकी से कहा। इतने दिनों बाद मिल बैठने का ये मतलब तो नहीं कि हम बीवी बच्चों को भूल जाएं। अबरार ने उन्हें एहसास दिलाया। रोजाना बीवी बच्चों के पास ही तो होते हैं, एक दिन भूल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? हर शाम बेजारी से गोया हुआ। अगर यही बात हमारी बीवियां सोचने लगे तो हमें कैसा लगेगा? अबरार के सवाल ने उनको लाजवाब कर दिया था। मुराद ने भी अबरार को हैरत से देखा था। लगता है काफी सादतमंद शौहर हो, हर शाम ने मजाक उड़ाया। कह सकते हो यार, लेकिन इस वक्त मैं शौहर नहीं, एक बाप बन के सोच रहा हूँ। दरअसल छोटे जावियार की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे मेडिसिन देकर सुला आया था। शहरयार तो खैर बड़ा है, लेकिन छोटे दोनों अपनी माँ को बहुत तंग करते हैं। अबरार ने जवाब दिया था। ओह, यानी सादतमंद शौहर ही नहीं, केयरिंग बाप भी हो? हर शाम ने होठ सुकेटते हुए कहा, मगर अबरार नर्वस होने वाला नहीं था। बच्चे मेरे हैं, इसलिए केयर भी तो मुझे ही करना होगी ना। ओके ओके, जाओ यार, अपने फराइज निभाओ जाकर, उन्होंने तंज और खफकी से कहा। और तुम? अबरार ने मुराद की तरफ देखा, वो भी खड़ा हो गया। मैं भी चलता हूँ। क्यों, क्या अब तुम्हें भी बेटी याद आ गई है? उनका रुख मुराद की तरफ हो गया। वो दोनों हंसते हुए खुदा हाफिज कहकर रेस्टोरेंट के अहाते से बाहर निकल आए थे। उन दोनों का रुख पार्किंग की तरफ था। क्या बात है अबरार, तुम चुप क्यों हो? मुराद काफी देर से उसकी चुप नोट कर रहा था। क्या तुम्हारे और भाभी के दरमियान कोई बात, कोई झगड़ा हुआ है? अबरार ने अपनी गाड़ी के करीब ठहरते हुए जरा रसानियत से पूछा, लेकिन उसके सवाल पे मुराद बुरी तरह चौंक उठा। क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुराद को उसके सवाल पे हैरत हुई थी। वो चुप रहा तो मुराद समझ गया। यार, मैं तंग आ गया हूँ। आखिर क्या करूं इस औरत का, कहीं भी सुकून से रहने नहीं देती, ना घर में ना घर से बाहर।
मुराद जब्त करते करते भी एकदम फट पड़ा था। प्लीज यार, आराम से और प्यार से समझाने की कोशिश करो, शायद असर हो ही जाए। अबरार ने हिम्मत बंधाई। वो एहसास से कमतरी की मारी हुई औरत प्यार को भी प्यार नहीं समझती, उसमें भी शक की मिलावट कर देती है। वो समझती है उसके साथ प्यार मोहब्बत का ड्रामा करता हूँ। मुराद हसन का लहजा तल्ख हो गया था। तो तुम उन्हें यकीन दिलाओ ना कि तुम किसी और से नहीं बल्कि उनसे ही मोहब्बत करते हो। उसने मुराद को समझाने की कोशिश की। कैसे यकीन दिलाऊं? क्या उसके कदमों में सर रख के रोऊं, गिड़गिड़ाऊं कि प्लीज मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो? मुराद तलखी और बेबसी की इंतहा पे था। पापा, मेरा हाथ जल गया है। वो नाश्ता करने में मसरूफ था जब अमल बसूरती हुई उसके करीब आई थी। मुराद ने चौंक कर अमल की तरफ देखा। वो अपना हाथ उसे दिखा रही थी, जिसे देखकर मुराद हसन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके छोटे से हाथ पे जा बजा आबले पड़े हुए थे। ये आबले शायद बिस्तर की रगड़ लगने से फट गए थे और वहां से जल्द उतरी हुई लग रही थी और मुराद हसन का दिल मुट्ठी में आ गया था। वो तड़प कर उसके करीब आया था। ये कैसे जला है? उसने कलाई से पकड़कर उसका हाथ देखा। साहब जी, अमल बीबी के हाथ पे गर्म दूध गिर गया था। मुलाजमा चाय लेकर आई तो मुराद की बात सुनकर रुक गई। इतना गर्म दूध कहाँ रखा था? साहब जी, दूध तो किचन में ही रखा था, लेकिन शायद अमल बीबी को भूख लग रही थी, इसलिए खुद ही किचन से दूध लेने चली गई। मुलाजमा बताकर चली गई और मुराद ने खूंखार नजरों से ज़ेबुन्निसा को देखा। वो नाश्ता करने में मगन थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसका लहजा इंतहाई सख्त और खुरदरा हो रहा था। ज़ेबुन्निसा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो उसकी खामोशी देखकर तब गया था। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उस वक्त तुम अपनी अयाशियों में मसरूफ थे। तुम्हें बताती तो तुम डिस्टर्ब होते। ज़ेबुन्निसा ने उसे मजीद तपा के रख दिया था। बकवास मत करो। कितनी बार कहा है कि अपनी जबान मुलाजमों और बच्ची के सामने बंद रखा करो। वो खुर्रा के बोला, मुलाजिम अंधे नहीं है। रही तुम्हारी बच्ची, तो उसे भी ये पता होना चाहिए कि उसका बाप क्या गुल खिला रहा है। शट अप, जस्ट शट अप। वो यकदम धाड़ा। तुम इस तरह चीख चिल्लाकर मेरी जबान बंद नहीं करवा सकते। मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम रात गए घर आते हो और कभी कभी तो आते भी नहीं हो। चिराग, चीख चीख कर बोलती ज़ेबुन्निसा का मुंह इंतहाई जोरदार थप्पड़ ने बंद करवा दिया था। लगाम दो अपनी इस बेहुदा जबान को, लगाम दो, वरना यही जबान तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसने ज़ेबुन्निसा को जबड़े से पकड़ लिया था। मैं बर्बाद हुई तो साथ में तुम भी बर्बाद होगे मुराद हसन। उसने झटके से अपना चेहरा उसके शिकंजे से छुड़ा लिया। ये भूल है तुम्हारी। मुराद हकारत से देखते हुए बोला, मेरी भूल है तो तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, बल्कि ये कहो कि तुम अपने आप को बर्बाद कर दोगे। जवाबन वो भी फुंकार रही थी। वो नफरत से सर झटकता हुआ पलटा तो अमल को देखकर ठिठक गया। वो ड्राइंग रूम के एक कोने में दुबकी घुटी घुटी आवाज में रो रही थी। वो माँ बाप को इस तरह खूंखार तेवरों में देखकर सहम गई थी। उसका डर और खौफ उसके चेहरे से आया हो रहा था। मुराद बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा तो वो यकदम आंखें बंद करके चीखने लगी थी। अमल, मेरी जान। उसने अमल को उठाकर दोनों बाजुओं में भींच लिया था और उसे लेकर घर से निकल गया। उसका इरादा डॉक्टर के पास जाने का था। अमल के हाथ को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वो ऑफिस में था जब अबरार की कॉल आई। कैसे हो? अबरार ने संजीदगी से पूछा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे याद किया? मुराद हसन अपने सामने टेबल पर फैली फाइल्स में बिजी था, इसीलिए उसकी मसरूफियत उसके लहजे से ही महसूस हो रही थी। कहाँ हो तुम? अबरार ने दूसरा सवाल किया। ऑफिस में हूँ यार, और कहाँ होना है? मुराद के लहजे में अचानक थकन उतर आई थी। थके हुए लग रहे हो। अबरार के अंदाजे पे मुराद मुस्कुरा दिया। मैं थका हुआ नहीं लग रहा, बल्कि थका हुआ हूँ। ओह, तो फिर ये थकन उतरेगी कैसे? कैसे खुशनसीब होते हैं वो शौहर जिनकी थकन बीवियां समेट लेती हैं। मुराद के अंदाज में हसरत थी। अबरार चुप सा हो गया था। उसका जी चाहा वो फोन बंद कर दे और अपने दोस्त को मजीद परेशान न करे, मगर बताए बगैर चारा भी तो नहीं था। ऑफिस से ऑफ कब हो रहे हो? 5 बजे। क्यों? मुराद ठिठका। वापसी पे घर जाते हुए हमारी तरफ से होकर जाना। अबरार ने आखिर कह ही दिया। खैरियत तो है ना? मुराद कुछ परेशान सा हो गया। हाँ, खैरियत है। वो दरअसल ज़ेबुन्निसा भाभी और अमल हमारी तरफ ही हैं। अबरार ने उसकी तसल्ली के लिए बता दिया। ज़ेबुन्निसा और अमल? मुराद ज़ेरे लब दोहरा के रह गया। हाँ, काफी देर से वो यहाँ ही हैं, इसलिए तुमसे कहा है कि वापस जाते हुए तुम भी आ जाना। आराम से बैठकर बात होगी। अबरार न जाने क्या कह रहा था। मुराद ने कुछ भी सुने और कहे बगैर फोन बंद कर दिया था। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था।
गोया अब वो औरत अपने घर का मसला और झगड़ा लेकर दूसरों के घर पहुंच गई थी। अब वो उसके बहन और बहनोई को डिस्टर्ब करने के चक्कर में थी, यानी मुराद हसन को जलील करने के एक और तरीके पर अमल पैरा थी। वो सोचते हुए सब कुछ छोड़कर यकदम खड़ा हो गया था। इंतहाई जरूरी काम भी यूं ही अधूरा पड़ा रह गया था। उसका ध्यान तमाम फाइल से हटकर अबरार और शाहीना की तरफ हो चुका था, जो इस वक्त ज़ेबुन्निसा जैसी नागहानी आफत को भुगत रहे थे। आर यू ऑल राइट सर? उसकी सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई तो उसे यूं खोई खोई मुतफक्किर सी कैफियत में खड़े देखकर ठिठक गई थी। एवरीथिंग इज ओके। वो सर हिलाता टेबल की तरफ पलटा। सब कुछ समेट कर काम होने के बावजूद वक्त से पहले ही ऑफिस से उठ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए काफी सर्द आवाज में सलाम किया था। मुराद भाई। शाहीना इतने दिनों बाद अपने भाई को देख रही थी, फौरन लपक के करीब आई। कैसी हो? मुराद ने उसका सर थपका। ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं? मेरी बीवी इतना कुछ सुनाती फिर रही है कि मेरे सुनाने की तो गुंजाइश ही नहीं निकलती। मुराद का लहजा काटदार था। सामने सोफे पे बैठी ज़ेबुन्निसा के आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। वो लोगों के सामने अपनी मजलूमियत और मासूमियत के रिकॉर्ड आंसुओं के जरिए ही तोड़ती थी। भाई आप बैठिए तो सही। शाहीना ने सोफे की तरफ इशारा किया। वो आहिस्तगी से बैठ गया। बराबर वाले सोफे पे अबरार भी बैठा हुआ था। जी फरमाइए, अदालत में मेरी पेशी किस लिए हुई है? वो पूछ तो अबरार से रहा था, लेकिन नजरों की तलवार ज़ेबुन्निसा के वजूद पे लटक रही थी, जैसे अभी काट के रख देगी। आप लोगों का सुबह कोई झगड़ा हुआ था? अबरार ज़ेबुन्निसा का तरफदार बन के बोल रहा था। हाँ, हुआ था झगड़ा। उसने एतराफ किया। तुमने भाभी पे हाथ उठाया? हाँ, मगर क्यों? शौहर कभी भी बीवी पे हाथ नहीं उठाता, बल्कि बीवी उसे हाथ उठाने पे खुद मजबूर करती है। मुराद ने संजीदगी से जवाब दिया। ये मसले का हल तो नहीं है ना? तो मसला हल कौन करना चाहता है भला? मुराद ने तंजिया कहा। मुराद प्लीज, आप लोग एक दूसरे से बदगुमानी छोड़कर कुछ देर आराम से बैठकर बात करो। उसने समझाने की कोशिश की। असल मसला मेरी बदसूरती है, जो कभी भी हल नहीं होगा। ज़ेबुन्निसा ने मदाखलत की। लहजा रुहासा था। असल मसला तुम्हारी बदसूरती नहीं, तुम्हारी बदसीरती है। तुम्हारी जहनियत है, तुम्हारा एहसास कमतरी है। तुम्हारी घटिया और छोटी सोच असल मसला है, जो कभी भी हल नहीं हो सकता। मुराद ने लफ्ज चबा चबा कर कहे थे। देखा अबरार भाई, ये इस तरह बात करते हैं मुझसे। उसने अपने तरफदार को घसीटा। तुम मजबूर करती हो मुझे। मुराद का लहजा सर्द था। मुराद, अबरार ने उसे तंबीह की। यार मैं ठीक कह रहा हूँ। इसने अपनी बदसूरती को एक तौक बनाकर मेरे गले में डाल दिया है और वक्फे वक्फे से मुझे याद दिलाती रहती है कि ये बदसूरत है। ये अपनी बदसूरती का ढंडोरा खुद पीटती है। इससे पूछो, क्या मैंने कभी भी इसे बदसूरत कहा है? इसका हर हक अदा किया है, हर फर्ज पूरा किया है, हर बात को अहमियत दी है। फिर भी आखिर क्यों? क्या कमी है मेरे खुलूस में? मुराद छिंछला गया था। कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। ज़ेबुन्निसा का लहजा अजीब सा हो रहा था। तो फिर तुम अपनी कमी को मेरी सजा क्यों बना रही हो? मुराद ने तेज आवाज में कहा। क्योंकि तुम मुझे मेरी इस कमी का एहसास दिलाते हो। घर से बाहर रहकर मुझे ये बावर करवाते हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। ज़ेबुन्निसा ने फिर वही पसंद और नापसंद की तकरार शुरू कर दी थी। मुराद से हो चुका था। मुझे तुम्हारा वजूद नहीं, तुम्हारी बातें घर से बाहर रहने पर मजबूर करती हैं। तुम्हारी बातें नापसंद है मुझे। मुराद जोर देकर बोला था। तो यही कह दो ना कि मैं भी नापसंद हूँ। मेरी बातें बुरी लगती हैं तो यकीनन मैं भी तो बुरी लगती होंगी। वो अपने मौकिफ पर डटी हुई थी। वो चाहती थी कि मुराद हसन उसके लिए नापसंदीदगी का इजहार करे और वो जवाबन हंगामा खड़ा कर दे, लेकिन मुराद हसन ने कभी भी उसकी बदसूरती को इशू नहीं बनाया था। माँ बाप ने उसके साथ शादी कर दी और वो माँ बाप की खुशी में खुश हो गया। लेकिन ज़ेबुन्निसा मुराद हसन की मर्दाना वजाहत और शानदार पर्सनालिटी के सामने अपने आप को इंतहाई कमतर समझती थी। उसके सामने वो दब जाती थी और ये एहसास उसे लोगों की नजरों से भी होता था। किसी महफिल में जहाँ मुराद हसन होता, वहाँ ज़ेबुन्निसा को अपना वजूद नजर ही नहीं आता था। ज़ेबुन्निसा उसके बराबर खड़े होने से भी कतरा जाती थी। वो फंक्शंस और पार्टीज में दूसरी खवातीन के साथ गुफ्तगू करता तो वो जल जल कर राख होती रहती और फिर उसकी ये जलन और एहसास कमतरी मुराद हसन के लिए शक का रूप धार गई। उसने अपनी हरकतों और बातों की वजह से मुराद हसन का सोना जागना खाना पीना हराम करके रख दिया था। पहले वो चुप हो जाती और दब के रहती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर के गुबार को रास्ता मिल गया।
उसे जबान हिलाना आ गया था, उसे मुंह खोलना और आग उगलना आ गया था और उसने मुराद हसन का लिहाज करना छोड़ दिया था। अब वो बात भी करती थी तो छत फाड़ के। उसने मुराद हसन को हर जगह जलील करके रख दिया था। हालांकि मुराद हसन कहीं भी कसूरवार नहीं था, लेकिन उसने उसे कसूरवार बना दिया था। आज वो अपनी बहन और बहनोई के घर में सर झुकाए बैठा राख हो रहा था। तुम आखिर चाहती क्या हो? मुराद ने जब्त से काम लेते हुए काफी तहम्मुल से पूछा था। तुम गैर औरतों के पास जाना छोड़ दो। सेबुन्निसा की वही एक बात थी। मुराद ने अपने बराबर बैठे अबरार को देखा। अबरार नजरें चुरा गया। वो जानता था कि जेबुन्निसा मुराद पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। तुम बताओ, अब मैं क्या जवाब दूं? मुराद ने अबरार से पूछा, क्योंकि वही अपनी भाभी का तरफदार बना बैठा था। देखिए भाभी, यह आपकी गलत फहमी है। मुराद का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो आपके साथ मुखलिस है। प्लीज बिलीव मी। अबरार ने काफी मतानत से बात की थी, लेकिन जेबुन्निसा तो जेबुन्निसा ही थी ना। किस चीज के बलबूते पे यकीन करूं? एक तरफ जेबुन्निसा अबरार सिकंदर को भाई कहकर उससे भाइयों वाला मान तलब कर रही थी, और जब वो उसे मान बख्श रहा था तो वो अपनी बेअदबारी दिखाने लगी। अबरार चुप कर गया। बताइए ना, किस बलबूते पे यकीन करूं? उसने फिर सवाल किया। जब आपको एक भाई पे यकीन नहीं है तो किसी और पे क्यों होगा? अबरार ने अफसोस से गर्दन हिलाई। मुझे इसलिए यकीन नहीं है क्योंकि तुम मेरे नहीं, मुराद हसन के भाई हो। तुम्हें मेरी नहीं, उसकी बात ठीक लगेगी। तुम्हें मैं गलत नजर आऊंगी। तुम सब मुझे ही दोष दोगे और उसे नेक और पारसा समझोगे, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है और मैं गैर। सेबुन्निसा का वावेला शुरू हो गया। देखिए भाभी, आप गैर नहीं हैं, आप हमारी कजन हैं, हमारी बहन हैं, हमारी अपनी हैं। आप प्लीज अपने आप को तन्हा मत समझें। शाहीना अपनी जगह से उठकर जेबुन्निसा के करीब आ बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन जेबुन्निसा यकदम बिदक कर पीछे हट गई थी। क्यों ना समझूं तन्हा? तुम मुराद हसन की बहन हो, उस जैसी ही खुन्नी और मीसनी। मैं जानती हूँ तुम ही उसे अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाती हो। तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का किया धरा है सब कुछ। तुम सब मिलकर कमीनगी कर रहे हो। वो यकदम चीखी और मुराद ने अपनी जगह से उठते हुए यकदम उसे एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा, जबकि अबरार और शाहीना अपनी अपनी जगह पे शॉक रह गए थे। उसने उन दोनों मियाँ बीवी पे कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। वो ऐसी बात कह गई थी जो उन्होंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोची थी। घर चलो, मुराद ने पथरीले लहजे में कहा। नहीं जाऊंगी, मैं आज तुम्हारे साथ फैसला करके ही जाऊंगी। वो इनकारी थी। मैं कह रहा हूँ घर चलो। नहीं जाऊंगी। ठीक है, ना जाओ, लेकिन मैंने आज फैसला कर लिया है। खुदा हाफिज। वो एकदम कहते हुए मुड़ा और वहां से चला गया था। अबरार और शाहीना जूं के तुम बैठे रहे, जबकि जेबुन्निसा फुंकार रही थी। तलाक? जेबुन्निसा तलाक के पेपर्स देखकर सन्नाटे में आ गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। रात को मुराद हसन अकेला ही घर आ गया था और गुस्से की वजह से उसकी हालत ऐसी थी कि शाहीना ने ना चाहते हुए भी नागवारी के बावजूद जेबुन्निसा को घर पर ही रोक लिया था। वो जानती थी कि मुराद उसकी कही बात को माफ नहीं करेगा, इसलिए मजीद दंगा फसाद फैलाने से बेहतर था कि जेबुन्निसा कुछ देर उसकी नजरों से ओझल ही रहती। जेबुन्निसा रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो रुक गई थी। लेकिन सुबह होते ही उसने वापसी का शोर मचा दिया था। अमल को तैयार किया और अबरार के ड्राइवर के साथ घर आ गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची, बेड पे उसका तलाकनामा रखा था। वो चकरा गई थी। मुराद हसन ने मुझे तलाक दे दी, वो गुमसुम लहजे में खुद कलामी के से अंदाज में बोली थी और वहीं बेड पे बैठ गई थी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे की एक एक चीज अजनबी और पराई हो चुकी थी। हालांकि उसने इस कमरे में 6 साल गुजारे थे, मगर 6 सालों की रफाकत 6 मिनटों में अजनबी हो गई थी। जेबुन्निसा को वहीं बैठे बैठे न जाने कितनी देर गुजर गई। मुराद हसन भी घर आ गया था। वो कहीं गया हुआ था शायद। उसे देखकर जेबुन्निसा तीर की तरह करीब आई थी। मुराद, तुमने मुझे तलाक दे दी? उसने मुराद हसन का बाजू दबोच लिया। हाँ, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। उसका लहजा सर्द और सपाट था। जेबुन्निसा की आंखें फैल गई थीं और उस पर वहशत सवार हो गई थी। क्यों? तुमने मुझे तलाक क्यों दी? क्यों दी तुमने मुझे तलाक? वो मुराद पे झपट पड़ी थी, लेकिन मुराद ने उसे एक झटके से दूर फेंक दिया था। तुम जुनूनी और पागल औरत, ये भूल रही हो कि अब मैं तुम्हारे लिए ना महरम हूँ। तुम्हें मेरे करीब तो क्या, मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए। मुराद हकारत से बोल रहा था। मैं पागल और जुनूनी हूँ, मैं बदसूरत और बुरी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मुराद हसन। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते।
ज़ेबुन्निसा ने कमरे की चीजें उठा उठाकर उसे मारना शुरू कर दी थी। मुराद कुछ भी कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। वो आज अपने जरूरी काम निपटाता फिर रहा था। उसके इरादे क्या थे ये कोई भी नहीं जानता था। ज़ेबुन्निसा ने शाहिना और अबरार के घर फोन करके मखलूजात पकना शुरू कर दिया था। ये मसला तलाक के बाद हल होने के बजाय मजीद गंभीर हो गया था, क्योंकि मुराद हसन ने अपनी बेटी अपने पास रखने का फैसला किया था और ज़ेबुन्निसा को घर छोड़ देने का कहा था। लेकिन ज़ेबुन्निसा ये वार खाली क्यों जाने देती? उसने अमल को अपने पास रखने का शोशा छोड़ दिया था, मगर मुराद हसन उस जैसी जहनी मरीजा के पास अपनी बेटी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अमल को ज़ेबुन्निसा के हवाले करने से इनकार कर दिया था, लेकिन ज़ेबुन्निसा ने इस इनकार को अपनी जिद बना लिया। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर अदालत पहुंच गई। अबरार और शाहिना ने मुराद को समझाने की कोशिश भी की थी कि अमल को ज़ेबुन्निसा के हवाले कर दे, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी बेटी की तरबियत खुद करना चाहता था। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाकर मुराद हसन को मजबूर और बेबस कर दिया था। फैसला ज़ेबुन्निसा के हक में हुआ था, इसलिए वो मजीद मुकाबले पे खड़ा न रह सका और अमल को ज़ेबुन्निसा के पास भेज दिया। लिहाजा अमल के जाने के बाद फौरन ही उसने अपना टिकट कंफर्म करवा लिया था। उसने अंदर ही अंदर अपने अमेरिका जाने के इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। इरादा था कि अमल को भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन ज़ेबुन्निसा आड़े आ गई थी, सो मजबूरन उसे अकेले ही जाना पड़ा था। लेकिन जाने से पहले उसने बेटी की सहूलत के लिए एक फ्लैट और गाड़ी खरीद कर ज़ेबुन्निसा के नाम कर दी थी। हक महर की रकम तो वो पहले ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। अलबत्ता अमल के अखराजात के लिए भी उसने अलग से कैश भिजवा दिया था और आइंदा माहाना खर्चे की जिम्मेदारी भी खुद ही उठा ली थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने इस जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाया भी। फिर उसने दूसरी शादी भी कर ली और दूसरी बीवी से 2 बेटे भी हो गए थे, लेकिन फिर भी अमल के मामले में कोई कोताही नहीं की थी। अगले चंद सालों में मिलने वाला सबसे बड़ा धचका अबरार सिकंदर की मौत का था। मुराद हसन और शाहिना अबरार सिकंदर की नागहानी मौत के बाद जैसे खाली खाली से हो गए थे। शाहिना शौहर की दायमी जुदाई और मुराद हसन दोस्त के बिछड़ जाने का गम मातम की सूरत में मना रहे थे। जिंदगी में पहली बार मुराद हसन यूं रोया था। उसके सारे रिश्ते अबरार सिकंदर से मंसूब थे। वो उसका यार, उसका गमगुसार था, उसका हमदर्द और हमराज भी था। लेकिन इस कड़े वक्त में उसे हौसला बुलंद रखना था, क्योंकि अबरार सिकंदर के बच्चे अकेले थे। यतीमी का दुख उन्हें भी दिन रात रुला रहा था। शाहिना बिखर के रह गई थी। ऐसे में सिर्फ मुराद हसन ही था जो उन्हें संभाल सकता था और उसने अपनी पूरी पूरी कोशिश कर डाली थी। अबरार सिकंदर बैंक में जॉब करता था और उसकी डेथ के बाद बैंक की तरफ से यही जॉब शाहिना को ऑफर हुई थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी, जब ही मुराद के मना करने के बावजूद ये जॉब कर ली थी। वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती थी और अल्लाह ने उसे बेहतर मौका फराहम कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद मुराद हसन ने अपना हाथ नहीं खींचा था। वो साथ साथ बहन की हेल्प करता रहा था। शहरयार तालीम से फारिग हुआ तो उसे छोटा मोटा कारोबार सेट कर दिया था और जावियार की ख्वाहिश पे उसका वीजा अप्लाई कर दिया और महज 3 महीने में उसका वीजा ओके हो गया और वो अपने मामू मुराद हसन के पास अमेरिका चला गया था। छोटे दोनों बहन भाई असफी और एनी अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, इसलिए शाहिना उनकी तरफ से बेफिक्र थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र शहरयार और जावियार की तरफ से थी, क्योंकि वो जिस एज में थे उसमें बिगड़ने के इम्कानात ज्यादा थे। लेकिन मुराद हसन उन्हें बड़े तरीके से हैंडल करते थे। अब शहरयार बिजनेस में कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहा था और जावियार तालीमी रिकॉर्ड बनाने की धुन में मगन था। शाहिना इस चीज पे खुश और मुतमईन थी और मुराद को भी इत्मीनान था। अलबत्ता मुराद हसन की अपनी बेटी की तालीम और तरबियत कैसी हुई थी वो कोशिश के बावजूद नहीं जान सका था। तुम्हारा स्कूल जाना बंद। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जब ज़ेबुन्निसा ने हुक्म सादिर किया था। मगर मम्मी, अभी तो मैंने मैट्रिक भी नहीं किया, अमल ने हैरानी से कहा। जरूरत ही क्या है, ज़ेबुन्निसा तमस्खराना बोली। मम्मी, तालीम जरूरत देखकर तो नहीं, बस बस, मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना पढ़ लिया है वही काफी है। मैं तुम्हारी इतनी महंगी फीसें नहीं भर सकती। तुम्हारा बाप फैक्ट्रियां मेरे नाम करके नहीं गया जिनकी आमदनी तुम पे खर्च करूं। ये 2 कमरे की कब्र उसने हमारे नाम की है, एक तुझे दफन करने के लिए और एक मुझे दफन करने के लिए। ज़ेबुन्निसा ने फ्लैट पर एक तहकीर भरी नजर डाली। तो ना लेती आप ये कब्र? क्यों ले ली थी?
अमल तल्खी से बोली, अगर ना लेती तो कहाँ जाती मनहूस। मनहूस मैं नहीं, मनहूस तो आप हैं। आपको वो महल जैसा घर रास नहीं आया और उठकर इस कोठरी में आ गईं। अपनी जबान से अपनी जिंदगी तबाह कर डाली और साथ साथ मुझे भी जलीलो ख्वार करके रख दिया। क्या मिला आपको ऐसा करके? अब तो खुश है ना? अमल यकदम फट पड़ी थी। अपनी उम्र के लिहाज से वो अभी बच्ची थी, लेकिन माँ की बदजुबानी ने उसे भी तेज धार बना दिया था। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कह जाती थी, यहाँ तक कि माँ का लिहाज भी नहीं करती थी। तू मुझे बातें सुनाती है, मैं तेरी हड्डियां पीस कर रख दूंगी। ज़ेबुन्निसा ने हाथ में पकड़े बेलन से उसे मारना शुरू कर दिया था और अमल की चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। ज़ेबुन्निसा का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो उसको मार मार के हाँपने लगी थी और अमल कालीन पे गिरी तड़प रही थी। बेलन उसकी कोहनी की हड्डी पे लगा था और दर्द की लहरें पूरे जिस्म में उठ रही थी। गाल पे थप्पड़ भी पड़ा था, जिससे गाल अंदर से फट गया था और मुंह से खून बहने लगा था। अगर इतनी ही हमदर्दी है अपने बाप से तो चली जाओ उसके पास। 8 साल हो गए हैं, वो तेरी शक्ल पे थूकने भी नहीं आया। अगर इतनी ही परवाह होती तो तुझे अपने साथ लेके जाता, महीने के महीने खैरात ना भिजवाता। उसने कालीन पे झुककर अमल के बालों को झंझोड़ा और अमल अपनी तकलीफ पे रोती बिलखती उठने की कोशिश करती रह गई थी। ज़ेबुन्निसा उसे ठोकर मारकर अपने कमरे में चली गई और फिर ये मारपीट का सिलसिला चल निकला था, क्योंकि अमल को जवाबन जबान का इस्तेमाल करना आ गया था, जो ज़ेबुन्निसा की बर्दाश्त से बाहर हो जाता था और उसके बाद उनके फ्लैट में दंगा फसाद मच जाता था। बाहर तक आवाजें जाती। उन दोनों माँ बेटी के मुंह से निकलने वाले मखलसात की कोई हद नहीं होती थी, बल्कि अमल अपनी माँ से भी 4 हाथ आगे थी। ज़ेबुन्निसा का रंग उस पर पूरी तरह से आया था और उसी घुटे घुटे माहौल ने उसको इतना मुंतशिर कर दिया कि अब उसे वहशत के दौरे पड़ने लगे थे और इस दौरे के दौरान वो खुद खौफजदा भी हो जाती थी और खतरनाक भी। उसने एक बार छुरी लेकर ज़ेबुन्निसा पे हमला भी किया था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उसके वार से बच गई थी। अलबत्ता बाजू और हाथ जख्मी हो गए थे और अब ज़ेबुन्निसा को अपना आप खतरे में लगने लगा था। शहरयार, शहरयार, कहाँ हो बेटा? शाहिना उसे पुकारते हुए ऊपर आई। जी अम्मी, क्या बात है? शहरयार अपने बेडरूम से निकल आया। सावियार आ रहा है, उन्होंने खुशी खुशी बताया। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसके साथ कोई और भी आ रहा है। शाहिना के लहजे में खुशी रक्स कर रही थी। कौन? तुम्हारे मामू। शाहिना का चेहरा दमक रहा था। मुराद हसन 14 साल बाद पाकिस्तान आ रहे थे और एक बहन के लिए ये खुशी कुछ कम तो न थी। सच? फिर तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शहरयार को भी सुनकर खुशी हुई थी। उनका फ्यूचर बनाने में उनके मामू का बहुत बड़ा हाथ था। आज वो दोनों भाई उन्हीं की वजह से अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हुए थे। अकेले आ रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो अकेले ही आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी फैमिली को भी यही ले आएंगे। शाहिना की अभी अभी मुराद हसन से तफसीली बात हुई थी, लेकिन ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? प्रोग्राम अचानक नहीं बना, बल्कि बनवाया गया है। शाहिना मुस्कुराई। क्या मतलब? शहरयार नासमझी से बोला। मैंने उनसे कहा था कि शहरयार की शादी की डेट उस रोज फिक्स करूंगी जिस रोज आप आएंगे। मैं अकेली बेटे की शादी नहीं कर सकती, सो उन्हें मेरी बात मानना पड़ी, इसीलिए आ रहे हैं। शाहिना ने सारी बात बताई। ओह, तो असल वजह मैं हूँ, वो मेरे लिए आ रहे हैं। शहरयार ने कॉलर खड़े किए। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी शादी के लिए। उन्होंने मुस्कुराकर चपत लगाई। तो फिर कब हो रही है मेरी शादी? शहरयार ने शरारत से पूछा। जब तुम्हारे मामू ने कहा। वो कहकर उठ गईं। ये खुशखबरी मंगेतर को सुनानी थी, इसलिए नेट ऑन कर लिया था और अभी वो अपनी मंगेतर से बात कर ही रहा था कि असफी और ऐनी उसके बेडरूम में आन धमके। वो भी यही खबर सुनकर आ रहे थे, जब ही तो भंगड़ा डाल रहे थे और उसे तंग कर रहे थे। और 1 माह बाद जैसे ही जावियार और मुराद हसन पाकिस्तान पहुंचे, शहरयार की शादी के हंगामे जाग उठे थे। उनकी आमद के दूसरे रोज ही शहरयार के ससुराल जाकर वो लोग शादी की डेट फिक्स कर आए थे। मुराद हसन को वापस भी जाना था, इसलिए वो सारे काम जल्दी निपटाना चाहते थे। शादी की डेट के बाद उनका पहला इरादा अमल से मिलने का था और आज वो अपने इरादे पे अमल करने के लिए पर तोल रहे थे। शाहिना उनके चेहरे की बेचैनी भांप गई। क्या बात है मुराद भाई, आप कहीं जा रहे हैं? वो करीब आ गई। कहाँ? अमल से मिलने। मुराद हसन का लहजा धीमा था। वो नहीं मिलने देगी, वो मुझे रोक भी नहीं सकेगी। मुराद हसन तल्खी से बोले। लेकिन मुराद भाई, शाहिना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुराद हसन ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं शहरयार को भेजती हूँ आपके साथ।
शाहिना तेजी से ड्राइंग रूम से निकल गई और शहरयार को पुकारा, लेकिन वो शायद घर पे नहीं था। खैरियत, शहरयार को क्यों बुला रही हैं? जावियार अपने बेडरूम से निकल रहा था जब उनकी आवाज सुनकर ठहर गया। उसे मुराद भाई के साथ भेजना है, वो अकेले जा रहे हैं, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? जावियार को हैरानी हुई। तुम नहीं जानते वो औरत कितनी वहशी और जुनूनी है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होता, आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं चला जाता हूँ। उसने माँ को तसल्ली दी और फिर मुराद हसन के साथ घर से निकल आया। उन्होंने उसे गाइड किया। 14 साल बाद भी मुराद हसन को तमाम रास्ते असबर थे। दस्तक दूं? जावियार ने दरवाजे पे पहुंच के उनसे इजाजत चाही। उन्होंने सर हिलाया और अस्पात में जवाब मिलते ही जावियार ने दस्तक दे डाली। कौन है? ज़ेबुन्निसा की करख्त आवाज बहुत बुलंद थी। मुराद हसन के आसाब में तनाव आ गया था। जावियार ने दूसरी बार फिर दस्तक दी। मैं पूछ रही हूँ, कौन कमबख्त दरवाजा बजा? ज़ेबुन्निसा ने ऊंची आवाज में बोलते हुए दरवाजा खोला और सामने नजर पड़ते ही जबान बंद हो गई थी। बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो साकित सी खड़ी थी। उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली हुई थीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उन दोनों फरीकैन की खामोशी नोट करते हुए जावियार ने ही बोलने में पहल की। मैं जावियार सिकंदर हूँ, अंकल मुराद का भांजा। हम लोग अमल से मिलने आए हैं। जावियार ने तारुफ करवाया और ज़ेबुन्निसा की आंखें फैल गई थीं। शाहिना और अबरार का बेटा इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम था, उस पर नजर नहीं ठहर रही थी। वो मुराद हसन से भी ज्यादा वजी लग रहा था। अमल घर पे है? जावियार ने उसकी जायजा लेती नजरों से उलझ कर पूछा। नहीं, वो घर पे नहीं है। उसने जावियार के सवाल से ही अपने मतलब का जवाब निकाल लिया। वो घर पे है। अब की बार मुराद हसन बोले। वो घर पे नहीं है, कुछ देर बाद आएगी। ज़ेबुन्निसा ने अपनी घबराहट पे काबू पाते हुए जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ वो घर पे है, इसलिए मैं उससे मिलकर ही जाऊंगा। बेहतर है कि तुम खुद ही रास्ता छोड़ दो। मुराद हसन ने ज़ेबुन्निसा की वीरान और उजाड़ आंखों में देखकर कहा था। ज़ेबुन्निसा की हालत भी अपनी आंखों जैसी ही थी। लम्हा भर के लिए मुराद हसन के दिल पे अफसोस और रहम की लहर दौड़ गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे ज़ेबुन्निसा ने उस लहर को फिर बेरहमी में बदल दिया। मैं तुम्हें उसकी शक्ल भी नहीं देखने दूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। वो अब तक अपनी आदत पे काबू नहीं पा सकी थी। अपनी आवाज नीची रखो। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? वो चिल्लाई। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, पीछे हटो। मुराद हसन हकारत से कहते ज़ेबुन्निसा को धकेल कर अंदर दाखिल हो गए थे और जावियार को भी उनकी तकलीद करना पड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होने पर वो दोनों मर्द हजरात दंग रह गए थे। इंतहाई लग्जरी फ्लैट किसी झोंपड़े या कूड़े करकट के ढेर का सा नक्शा पेश कर रहा था। बेरंग दीवारें, गर्द आलूद फर्नीचर, गंदे सोफे, कुशन्स के फटे पुराने कवर, टेबल पे रखे गंदे बर्तन, मट्टी से अटे पर्दे, अधखुली खिड़कियां और भी पता नहीं क्या कुछ नजर आ रहा था, जिसको देखकर जावियार को घुटन और वहशत होने लगी थी, जबकि मुराद हसन चकरा गए। अमल! वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे। अमल! उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोल के देखा, वो खाली पड़ा था। उनके लहजे में परेशानी थी। जावियार भी खुद पे जब्त करता उनके पीछे था। अमल! उन्होंने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। सामने ही बेड पे उन्हें कोई नजर आया। वो लपक के करीब चले आए। अमल, कैसी हो बेटा? आंखें खोलो। मुराद हसन ने बेताबी से उसे सीधा किया, लेकिन उसके चेहरे को हाथ लगाते ही वो बिदक गए, यूं जैसे करंट छू गया हो। वो इंतहाई तेज बुखार में फूंक रही थी। उसका चेहरा आग की तरह दहक रहा था और खुद होशो खिरत से बेगाना थी। क्या हुआ मामू? जावियार उनको परेशान देखकर अंदर आ गया। इसको तो बहुत तेज बुखार है और ये बेहोश है। मुराद हसन का लहजा भीग गया था। वो इतने सालों बाद बेटी से मिलने आए थे और बेटी किस हाल में मिली थी। डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाना, बल्कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। ठीक है, ले चलते हैं। जावियार ने अमल के चेहरे की सिम देखा और मजीद हैरान हुआ। वो इंतहाई कमजोर और अबतर हालत में थी। उसके चेहरे के आम से नैन नकूश पे जर्दी खड़ी हुई थी। उनसे बिखरे बाल खुरदरे और बेरंग लग रहे थे। होंठों पे पपड़ी जमी थी। चेहरे की जिल्द भी बेहद रफ नजर आ रही थी। उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वो मुराद हसन जैसे शानदार और ग्रेसफुल आदमी की बेटी है। जावियार को हकीकतन बड़ी हैरत हुई थी। उसने एक बार देखने के बाद दोबारा उसे गौर से देखा था, लेकिन दोबारा देखने के बावजूद भी उसे अमल मुराद में कोई खास बात नजर नहीं आई थी और इस चीज पे जावियार को खासा धचका लगा था। वो तो समझ रहा था कि मामू की बेटी भी उनके दोनों बेटों जैसी ही होगी, खूबसूरत और क्यूट। अरे नहीं मामू, आप पीछे हटें, मैं इसे उठा के नीचे ले जाता हूँ।
मुराद हसन अमल को उठाने की कोशिश में थे कि जावियार ने उन्हें रोक दिया। तुम लोग इसे कहीं नहीं ले जा सकते। सेबुन्निसा की आवाज पे मुराद हसन तड़प कर पलटे थे। तुम्हारा वहशियाना राज 18 साल तक था, अब वो 18 के बजाय 19 साल की हो चुकी है। वो बालिग है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। अब अगर कुछ गड़बड़ करोगी तो सीधा जेल में जाओगी। उन्होंने उसे वार्निंग दी। मैं किसी जेल से नहीं डरती मुराद हसन, ये घर भी किसी जेल से कम नहीं है। 14 साल हो गए हैं इस जेल में मरते हुए, और मैं तुम्हारी बेटी को भी इसी जेल में सड़ाऊंगी। वो यहाँ से नहीं जाएगी, मेरे साथ यहीं खुद खुद के मरेगी। सेबुन्निसा के अंदाज पे मुराद हसन को पागलपन का गुमान हुआ था, लेकिन फिर सर झटक कर जावियार की तरफ मुतवज्जा हुए। इसे लेकर चलो। उन्होंने अमल की तरफ इशारा किया और जावियार ने उनके हुक्म की तामील की थी। सेबुन्निसा की चीखों पुकार और हाथापाई के बावजूद वो अमल को लेकर बाहर निकल गया था, लेकिन पीछे सेबुन्निसा ने तोड़फोड़ मचा दी थी। वो पागल हो उठी थी। वो लोग अस्पताल के प्राइवेट रूम में बिल्कुल चुप और दम साधे बैठे थे। इतने नफूस की मौजूदगी के बावजूद रूम में गहरा सन्नाटा था। वक्फे वक्फे से बाहर राहदारी में से गुजरती नर्सों की हील की टक टक सुनाई दे रही थी, और उन्हीं में से एक टक टक की आवाज रफ्ता रफ्ता उनके करीब आती चली गई थी। अमल मुराद के पेरेंट्स कहाँ हैं? नर्स ने दरवाजे में रुक कर पूछा था। मुराद हसन बहुत तेजी से उठकर सामने आए। आइए सर, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। नर्स ने पैगाम दिया तो मुराद हसन ने फौरन शाहीना, शहरियार और जावियार की सिमत देखा था। शाहीना ने नजर चुरा ली थी। वो भाई का दुख नहीं देख सकती थी, जबकि शहरियार और जावियार उठकर उनके करीब चले आए थे। हम भी चलते हैं आपके साथ। वो उन्हें तसल्ली देते उनके साथ बाहर निकल आए और डॉक्टर के रूम का रुख किया था। डॉक्टर साहब उन्हीं के इंतजार में बैठे थे। तशरीफ रखिए, उन्होंने इशारा किया। थैंक यू, मुराद हसन बमुश्किल बोल पाए। उनके दाएं बाएं जावियार और शहरियार भी बैठ गए। आप अमल के फादर हैं? जी। और अमल की मदर कहाँ है? हमारी अलहदगी हो चुकी है। अमल आपके पास थी या अपनी मदर के पास? अपनी मदर के पास। और उनकी मदर का रवैया उनके साथ कैसा था? आई डोंट नो। मुराद हसन ने नफी में गर्दन हिलाई। लहजा धीमा था और कुछ कुछ शर्मिंदा भी, लेकिन अमल मुराद की रिपोर्ट से नजर आता है कि वो मुसलसल जहनी दबाव का और तशद्दुद का शिकार रही हैं। उनके बाजुओं पे और गर्दन पे तशद्दुद के निशानात वाज़ेह नजर आ रहे हैं, और ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप उसे बरवक्त अस्पताल ले आए, वरना शदीद बुखार और जहनी हिजान की वजह से उनके दिमाग पर असरात का कवी इम्कान था, जिसकी वजह से वो जहनी तवाजुन खो सकती थी। और इस वक्त आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि पागल खाने में बैठे होते। डॉक्टर ने अपने सामने टेबल पर फैली अमल की रिपोर्ट्स को अफसोस भरी नजरों से देखा था, और मुराद हसन दम बखुद रह गए थे। अब कैसी कंडीशन है उसकी? मुराद हसन ने बेचैनी से पूछा। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी असल कंडीशन का उसी वक्त पता चलेगा जब वो होश में आएंगी। उनकी दिमागी हालत कैसी है ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर ने लापरवाही से कहा। वो कब तक होश में आ जाएगी? मुराद हसन का लहजा मुतफक्किर था। सुबह तक होश आ जाएगा, आप परेशान मत हो, ऊपर वाला बेहतर करेगा। आप अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ करें। डॉक्टर ने उन्हें सारी तफसील से आगाह करने के बाद जाने की इजाजत दी और खुद भी उठकर बाहर निकल गए, लेकिन मुराद हसन में इतनी सकत नहीं थी कि कुर्सी से उठकर बाहर जाते। जावियार उनकी कैफियत भांप चुका था जब ही उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा दिया और वापस प्राइवेट रूम में आ गया, जहां शाहीना अकेली बैठी दिल ही दिल में अमल के लिए दुआ गो थी। मुराद हसन अपनी बेटी की तकलीफ, वसीयत और इस वक्त को याद कर रहे थे जब वो कोर्ट की तरफ से मिलने वाले हुक्म के मुताबिक अमल को ज़ेबुन्निसा के पास छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। काश वो अमल को सबसे छुप के अपने साथ ले जाते, किसी का भी कहा न मानते। शाहीना भी सब सुनकर हैरान रह गई थी। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती थी? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये सब एक माँ कैसे कर सकती है? प्लीज मामू, आप नाश्ता तो कर लें। शहरियार कोई 5वीं मर्तबा मुराद हसन के पास आकर नाश्ते के लिए इसरार कर रहा था। मुराद हसन कल से मुसलसल अस्पताल में ही थे और अमल के सरहाने बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उसकी कंडीशन खतरे से बाहर हुई तो उसे डॉक्टर्स ने प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसके ट्रीटमेंट का सिलसिला रात भर जारी रहा था। वक्फे वक्फे से ड्रिप्स और इंजेक्शन लगते रहे थे और मुराद हसन ने रात बैठ के गुजार दी थी, और सुबह से शहरियार उनके लिए मुतफक्किर हो रहा था। वो होश में आ जाएगी तो नाश्ता भी कर लूंगा। उनका एक ही जवाब था, मामू प्लीज आप परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बेहोशी उसके लिए जहनी सुकून का बायस है।
जब वो होश में आएगी तो उसके जहन का बोझ हल्का हो चुका होगा, वो पहले से रिलैक्स फील करेगी। शहरयार ने उनको समझाया, तसल्ली देने की कोशिश की, मगर मुराद हसन बहलने वाले नहीं थे। वो इस वक्त अपने आप को अपनी बेटी का मुजरिम गर्दान रहे थे और उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे थे। कल से एक खून पानी या फिर खाने का एक निवाला भी नहीं लिया था और यही बात शहरयार को परेशान कर रही थी। वो भी रात से उनके साथ था। अलबत्ता शाहिना और जावियार को मुराद हसन ने रात ही वापस घर भेज दिया था। असफी और ऐनी अकेले थे। बैठ जाओ बेटा, कर लूंगा नाश्ता भी, इतनी सी भूख और प्यास से मर नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। मुराद हसन ने शहरयार का हाथ थपक कर साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन इतने में शहरयार की नजर बेड पे जा पड़ी। उसके वजूद की हरकत उसके चेहरे पे खुशी दौड़ा गई थी। अमल, शहरयार लपक के करीब आया था और उसके साथ ही मुराद हसन भी उठ खड़े हुए। उन्होंने बेयकीनी से और खुशी के आलम में अमल को देखा। अमल, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। मुराद हसन ने उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी पेशानी चूम ली थी। कौन हो तुम? वो घबरा के थोड़ा पीछे हुई थी। उसकी आंखों में वहशत और खौफ का सहरा पिछा हुआ था। मैं तुम्हारा बाबा हूँ मेरी जान, मुराद हसन ने जिस मोहब्बत से कहा, अमल गुमसुम सी होकर देखने लगी थी और उसके बाद उसे ऐसी चुप लगी कि उसने दोबारा कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकाला था। डॉक्टर्स ने उसे 3 दिन बाद डिस्चार्ज करके घर भेज दिया था, लेकिन घर आकर भी उसकी वही चुप थी, बल्कि वो चुप और भी गहरी होती जा रही थी। उसने शहरयार को देखा, जावियार को देखा, असफर और आईना को भी देखा, उनका रहन सहन देखा, घर का माहौल और साफ सुथराई देखी, उनकी माँ की उनसे मोहब्बत देखी, उन बहन भाइयों के चाव चोंचले देखे तो वो मजीद गुमसुम और गूंगी होती चली गई थी। लेकिन उसकी चुप और गुमसुम कैफियत ने मुराद हसन को पागल करके रख दिया था। वो परेशानी से निढाल हो चुके थे, अमल को बुला बुला कर थक गए थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। उस वक्त भी मुराद हसन उसे अपने साथ लिए लाउंज में बैठे थे और जानबूझकर छोटे छोटे सवाल करते हुए उसे बोलने पे उकसा रहे थे, लेकिन उसकी चुप टूट ही नहीं रही थी। जावियार अचानक लाउंज में दाखिल हुआ तो मुराद हसन को उसके साथ मगजमारी करते देखकर ठहर गया। उसने एक नजर अमल को देखा, वो सर झुकाए बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। जावियार मजबूत कदम उठाता उन दोनों बाप बेटी के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। नजरें अभी भी अमल के झुके हुए सर पे ही थीं। मामू, आप एक काम करें, जावियार ने बात शुरू की और मुराद हसन ने ठिठक कर उसे देखा। आप अमल को वापस उसकी मदर के पास भेज दें, जावियार ने लापरवाही से कहा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, अमल ने झटके से सर उठाकर देखते हुए इंतहाई तेजी से कहा था, यूं जैसे उसे कोई कुएं में धक्का देने वाला हो और वो एहतजाजन बोल पड़ी हो। मुराद हसन दंग रह गए थे। वो पूरे 1 हफ्ते से उसे बोलने पे उकसा रहे थे, बल्कि हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन उसने जबान नहीं खोली थी। और अब कितनी तेजी से जवाब दिया था। उन्होंने उन्हीं हैरान नजरों से जावियार को देखा। वो संजीदा नजर आ रहा था। आपको वापस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका घर तो वो फ्लैट ही है, ये घर तो हमारा है। आप यहाँ मेहमान बन के आई हैं, हमेशा के लिए नहीं आई। जावियार का अंदाज तमस्खराना था। अमल उसके चेहरे के तासुरात को बड़े गौर से देख रही थी और उसके तासुरात में संजीदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी वहां, वो एकदम चीख के बोली थी। और मुराद हसन कभी अमल को और कभी जावियार को देखने लगे। आप क्यों नहीं जाएंगी? वहां तो आपकी मम्मी भी हैं, उसने तंजिया कहा। नहीं है मेरी मम्मी, मेरी कोई माँ नहीं है और मेरा तो कोई बाप भी नहीं है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं यतीम हूँ, लावारिस हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। वो अब हिजानी अंदाज में चिल्लाने लगी थी। मुराद हसन शस्तर से बैठे उसका रद्द अमल देख रहे थे और जावियार का सुकून अभी भी हनूस था। जब आपका कोई भी नहीं है तो आप हमारे घर किस रिश्ते से रह रही हैं और आइंदा किस हवाले से रहना चाहती हैं? हमारा और आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, फिर यहाँ रहने की वजह? जावियार ने उसे जिद कर डाला था। कुछ ना बन पड़ा तो जावियार पे झपट पड़ी थी। तुम मुझे घर से निकालोगे? अपनी माँ बहनों को निकालो, मुझसे क्या ताल्लुक है? चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसने यकदम झपटते हुए जावियार को अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश की थी। जावियार ने उसके दोनों हाथ सख्ती से पकड़ लिए थे। आपको अगर इस घर में रहना है तो अपना कोई रिश्ता बनाना होगा। मामूजात, कजन, गेस्ट, फ्रेंड या फिर यहाँ रहना ही नहीं चाहती, जावियार ने चबा कर कहा था। अमल को और भी ताव आ गया। वो काबू करते करते भी उसे नाखूनों से जख्मी कर गई थी और इससे पहले कि मुराद हसन उठकर उसे पकड़ते, वो भागती हुई वहां से निकल गई। उसका रुख कमरे की तरफ था।
तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुराद हसन उसके बाएं रुखसार और गर्दन के साइड पे एक लकीर की सूरत में सुर्ख निशान देख चुके थे। इट्स ओके, ऐसे कामों में ऐसा होता ही रहता है, लेकिन इस चीज से आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि उसके अंदर क्या कुछ है। सावियार अपने रिश्ते हुए जख्म पे हाथ लगाकर बोला, यानी तुमने ये सब जानबूझकर? मुराद हसन ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर कहा है। जब तक उसे इमोशनल नहीं किया जाएगा वो अपने अंदर का गुबार नहीं निकालेगी, और जब तक उसके अंदर का गुबार नहीं निकलेगा वो नॉर्मल नहीं होगी। कहते हैं कि झील की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो उसमें पत्थर फेंक कर देखो। आप यूं समझ लें कि मैंने एक पत्थर फेंका है और इस पत्थर के डूबने से अंदाजा होता है कि झील वाकई गहरी है। आप यकीनन मेरी बात को समझ गए होंगे। जाविया टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपने रुखसार और गर्दन पे थपथपाने लगा था। मुराद हसन उसे सरतापा गहरी और तौसीफी नजरों से देखने लगे थे। तुम्हारी तरह अच्छे तरीके से समझाने वाला हो तो कौन नहीं समझेगा। मुराद हसन का लहजा धीमा था। जाविया मुस्कुरा दिया था। थैंक यू बेटा, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए जिसने उसकी इतने दिनों की चुप तोड़ डाली। अरे नहीं मामू, थैंक्स कैसा, वो आपकी बेटी ही नहीं हमारी कजन भी तो है। उसे जिंदगी की तरफ लाने के लिए हमको ही कोशिश करना होगी। उसने संजीदगी से कहा। क्या तुम वाकई इतने बड़े और समझदार हो गए हो? मुराद हसन बेयकीन थे। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मामू जी, समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि मैं अब वाकई बड़ा हो गया हूँ। उसने मुराद हसन के कंधे पे बाजू फैलाते हुए कहा था और मुराद हसन उसके अंदाज पे हंस पड़े थे। शाहिना बेगम ने शहरयार की शादी के लिए शॉपिंग शुरू कर दी थी। दुल्हन की ज्वेलरी उन्होंने पहले ही बनवा रखी थी। लहंगा वगैरह दुल्हन के साथ ले जाकर पसंद करवाया था। अलबत्ता बाकी के ड्रेसेस शहरयार और एनी ने पसंद किए थे। फिर शहरयार का कमरा नए सिरे से सेट करवाया गया था। पूरे घर की सफाई सुथराई भी हो गई थी। शादी की तारीख करीब आ रही थी। सभी को शादी के लिए अपनी अपनी तैयारियों की फिक्र थी, जबकि मुराद हसन को अपनी बेटी अमल की तरफ से फिक्र थी, जो हमा वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती थी, बिल्कुल खामोश और चुप। ना बोलती तो पहरों ना बोलती, लेकिन अगर मुश्तैल हो जाती तो फिर ऑल फॉल बकते हुए गालियां देने से भी गुरेज नहीं करती थी। और अपनी हिज़यानी हालत में वो ये भी नहीं देखती थी कि सामने मुराद हसन है या कोई और। उसकी गालियां सबके लिए वही थीं। उसमें छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं था और उसकी यही जहनी अबतरी मुराद हसन की जबान को ताले लगाए हुए थी। वो हर वक्त सोच में गुम और तशवीश के शिकंजे में जकड़े नजर आते थे। उन्हें अमल को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था और इसी को सोचते हुए वो हर वक्त उलझे हुए नजर आते थे। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा क्यों नहीं करते? शाहिना बेगम उनके लिए चाय का कप लेकर आई तो उनके करीब ही बैठ गई। साइकियाट्रिस्ट? मुराद हसन ने चौंक कर सर उठाया। दरअसल अमल पागल नहीं है, बस उसे जहनी और जिस्मानी टॉर्चर ने खौफसदा और कुछ बदमिजाज बना दिया है। उलझी हुई है वो। बड़े छोटे और अच्छे बुरे की तमीज करना नहीं आता, क्योंकि ये काम उसे सिखाया ही नहीं गया। उसकी सोचें और ख्यालात किसी एक सिमत में नहीं रहते, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी इमोशनल। आप एक बार उसका चेकअप जरूर करवाएं, कुछ पता तो चलेगा ना उसके बारे में कि आखिर इसका हल क्या है। शाहिना ने काफी सुकून और तहम्मुल से उनको समझाया था और मुराद हसन को वाकई उनका आइडिया बेहतर लगा था। तो फिर मैं उसे कल ही डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप परेशान ना हो। शहरयार से कह देती हूँ, वो टाइम ले लेगा। शाहिना बेगम ने उनकी मुश्किल हल कर दी। शहरयार की माइयों की रस्म हुई, फिर शादी हुई, बारात गई, दुल्हन घर आई, रस्में और हंगामे होते रहे, यहाँ तक के वलीमा भी हो गया। लेकिन अमल ने सबके इसरार के बावजूद बाहर झांक कर भी नहीं देखा था। बस खिड़की नीम वाकिए चोरी छुपे लॉन में होने वाले फंक्शंस और उनके अरेंजमेंट देखती रही। उसके लिए ये सब नया भी था और दिलचस्प भी, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर उनके पास जाकर बैठती और बातें करती। वो सब लोगों की नजरों का मरकज नहीं बन सकती थी। उसके अंदर इतना एतमाद ही नहीं था और मुराद हसन अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहे। और उस वक्त शुक्र अदा किया जब वो मुकर्ररा टाइम पर बमुश्किल बहला फुसला कर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। जावियार ही उन्हें ड्रॉप करके गया था, लेकिन जब उन्हें लेने के लिए आया तो वो फिक्रमंद सा हो गया था। मुराद हसन निढाल और थके थके से लग रहे थे, ताहम अमल पहले जैसी कैफियत में ही थी, बेतासुर और सपाट। घर पे भी सभी ने पूछा था, लेकिन वो कुछ न बोल सके और उनकी इसी चुप में एक हफ्ता और गुजर गया। वो एक बार फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जा पहुंचे। अब की बार वो अकेले थे। उन्होंने डॉक्टर के साथ कुछ मशवरा करना था, कुछ बताना था और कुछ पूछना था।
और बिलाखिर उनकी चुप का अख्ता भी खुल गया। डॉक्टर ने क्या कहा था और उन्होंने क्या सोचा था, ये सब एक दिन जबान पे लाना तो था ही। वो मध्यम आवाज में म्यूजिक सुनते हुए कोई किताब पढ़ने में मसरूफ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, वो आहिस्तगी से बोला। बिजी हो? मुराद हसन की आवाज पे जावियार चौंका था और फिर फौरन ही किताब रख के उठ खड़ा हुआ। मामू आप आइए बैठिए। उसने आगे बढ़ के सोफे की तरफ इशारा किया और कमरे की लाइट्स भी जला दी। वो सिर्फ लैंप ऑन किए बैठा था। माशाल्लाह, बेडरूम तो बहुत अच्छा सेट किया है, उन्होंने सराहा। वो पहली बार उसके बेडरूम में आए थे। थैंक यू, वो मुस्कुराया। बैठो तुम भी, खड़े क्यों हो? वो सोफे पे बैठते हुए बोले। चाय मंगवाऊं आपके लिए? मैं मेहमान नहीं हूँ बेटा, इस वक्त आप मेरे बेडरूम में मेरे मेहमान ही हैं, सावियार ने हंसते हुए कहा। मैं इस वक्त मेहमान नहीं, एक सवाली हूँ बेटा, झोली फैलाने आया हूँ, चाहो तो खैरात डाल दो, चाहो तो खाली लौटा दो। मुराद हसन बेसाख्ता ही कह गए, बगैर किसी तमहीद के। सावियार को हैरानी हुई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो भी कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना जावियार। मैं एक बाप हूँ, मैं हर लिहाज से परफेक्ट और मजबूत हूँ, लेकिन बेटी के मामले में हार चुका हूँ। मैं एक ज़ेबुन्निसा से बच के भागा था, लेकिन खुदा ने मेरे सामने दूसरी ज़ेबुन्निसा लाकर खड़ी कर दी है और अब की बार मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी बेटी का मामला है। उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इस बेहतरी में ना तो ज़ेबुन्निसा कोई किरदार अदा कर सकती है और ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हम दोनों से बदसन और मुतनफ्फिर है। अब अगर मैं उसे अपनी मोहब्बत या मौजूदगी का या तहफ्फुज का एहसास दिलाऊं भी तो इस चीज को सरसरी सा लेगी। अलबत्ता अगर यही मोहब्बत, अपनाइयत या तहफ्फुज का एहसास कोई दूसरा उसे दे तो वो बहुत जल्दी असर लेगी। डॉक्टर की नजर में ये प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत या तहफ्फुज शरीके हयात की सूरत में दे सकता है। मुराद हसन ने कहते हुए शर्मिंदगी से सर भी झुका लिया था। अपनी बेबसी पे लहजा नम होने लगा था। आपका मतलब है अमल की शादी? सावियार को हैरत हुई। लेकिन मामू उसकी एज, उसकी जहनी हालत भी तो उसकी एज के मुताबिक नहीं है ना। 19 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी हरकतें। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? सावियार खटक चुका था, लेकिन फिर भी तस्दीक चाहिए थी। तुम खुद समझदार हो बेटा, लोग बेटी वालों के घर सवाली बन के जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि खुद तुम्हारे पास सवाली बन के आया हूँ। मुराद हसन वाकई बहुत कमजोर और निढाल लग रहे थे। सावियार एकदम ठिठक के रह गया। वो मुराद हसन के सवाल का मफहूम समझ चुका था। मुराद हसन अपनी बेटी के लिए उसकी जिंदगी मांगने आए थे। मैं ये बात शाहीना से भी कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ ज़ेबुन्निसा ने जो कुछ उस पर इल्जामात लगाए थे, उसके बाद ज़ेबुन्निसा की बेटी को अपनी बहू बनाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी वो एक माँ है और किसी भी जवान बेटी की माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उसके जोड़ की ना हो। मुराद हसन हकीकत पसंदी से काम ले रहे थे। सावियार चुप बैठा था, लेकिन उसके दिलो दिमाग आंधियों की जद में थे। वो उससे जो कुछ चाहते थे वो इतना आसान नहीं था। जावियार के लिए बहुत मुश्किल था। वो इतनी आसानी से कैसे हामी भर लेता? देखो जावियार, शहरयार की शादी हो चुकी है, असफर अभी छोटा है और पढ़ रहा है। वो खुद भी इतना लाउबाली है कि अमल को हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे में सिर्फ तुम ही आखिरी उम्मीद नजर आते हो जो मेरी इस कोताही को सुधार सकते हो। तुम समझदार और मुतहम्मिल मिजाज हो। मुझे यकीन है कि तुम उसे बहुत जल्द हैंडल कर लोगे। मुराद हसन की बात पे जावियार गहरी सांस खारिज करता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ। क्या मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त मिल सकता है? लहजा बेहद सपाट था। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम सोचो, जरूर सोचो। दिल रजामंद ना हो तो इनकार भी कर सकते हो। वो अगर बेटी है तो तुम बेटे हो। मैं तुम पे कोई फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता ना। तुम जो फैसला करोगे मुझे कोई शिकायत या एतराज नहीं होगा। बस जो भी फैसला करना अपने दिल से और रजा से करना। वो कहते हुए उसे कंधा थपक कर कमरे से चले गए थे। तुम ये शादी करोगे और जरूर करोगे, शाहीना बेगम ने ये कहकर जावियार के डामाडोल ख्यालात और सोचों को बांध दिया था। वो चाहते हुए भी अपनी माँ और मामू का मान न तोड़ सका और फैसले का अख्तियार माँ को सौंप दिया था। मुराद हसन शाहीना बेगम के ममनून हुए जा रहे थे। 4 रोज बाद मुराद हसन की वापसी के लिए फ्लाइट थी, इसलिए निकाह की तकरीब बड़ी जल्दी में अरेंज की गई थी। निकाह से पहले जावियार को साइकियाट्रिस्ट की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। अमल के डॉक्टर साहब उससे मिलना चाहते थे, इसलिए निकाह से चंद घंटे पहले ही उसे फरागत मिली थी
और वो उनके क्लिनिक चला आया था। और फिर खासी तवील नशिस्त के बाद जब वो उनके क्लिनिक से निकला तो शाम गहरी हो चुकी थी और घर पे निकाह की तैयारियां उरूज पे थी। वो घर पर पहुंचा तो असफी, एनी, शहरयार और अमरीन भाभी ने घेर लिया। क्या मशवरा दिया डॉक्टर ने? अमरीन भाभी का अंदाज जुमानी था। जावियार ना चाहते हुए भी चेप गया था। मुझे अंदर तो जाने दे, क्या बाहर ही खड़ा रखना है? उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। डॉक्टर की बातें सुन सुनकर थक गए हो क्या? डोंट वरी डियर, ये बातें और ये मशवरे तो अब तुमने सारी जिंदगी सुनने हैं। अमरीन भाभी के मजाक पर जावियार ने चौंक कर उनको देखा। उनके चेहरे पे तमस्कर नाच रहा था। शहरयार को भी बीवी की बात अच्छी नहीं लगी थी। चलो जावियार, शावर लेकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। शहरयार ने बात बदली। भाई मेरा नेक, एनी उसके पीछे लपकी। और मेरा भी। असफी भला क्यों पीछे रहता? जो शहरयार से नेक लिए थे, क्या वो इतनी जल्दी खत्म हो गए? जावियार ने घूरा। वो तो उनकी शादी के थे। एनी झंझलाई। तो मेरी शादी कब हो रही है? ये तो सिर्फ निकाह हो रहा है और निकाह का कोई नेक नहीं होता। उसने दोनों को टाला। देखते हैं कैसे नहीं होता। वो दोनों धमकी देकर पलट गए और जावियार अपने कमरे में आ गया। अमल शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो शादी का नाम सुनते ही पिटक गई थी। उसका अंदाज खौफसदा सा था, लेकिन उन लोगों को भी उसे हैंडल करने का फन आ गया था और ये फन जावियार ने ही इजाद किया था। जब उसने शादी के लिए इनकार किया तो शहरयार ने उसी के अंदाज में धमकी दी थी। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हें वापस अपनी मम्मी के पास जाना होगा। हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। फैसला कर लो, तुम्हें शादी करनी है या वापस जाना है। शहरयार सख्ती से कहता हुआ बाहर निकल गया था, लेकिन अमल वापस जाने से इस कदर खौफसदा थी कि एक लम्हा भी जाया किए बगैर लपकती हुई उसके पीछे चली आई। मैं तैयार हूँ, मैं शादी कर लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, वो मुझे बहुत मारती हैं। वो शहरयार की धमकी से डरी हुई थी और बेसाख्ता रोने लगी। अरे नहीं गुड़िया, रो मत, कोई तुम्हें वापस नहीं भेजेगा, तुम यहीं रहोगी हमारे पास। शहरयार ने उसका सर थपक कर तसल्ली दी और शाहिना बेगम को उसके पास भेज दिया था। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन भी आ गई। अमल इतनी डरी हुई थी कि उन लोगों ने जो भी कहा वो मानती चली गई। जावियार के कमरे को काफी खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। मुराद हसन और शाहिना बेगम ने चंद लोगों को ही इनवाइट किया था, इसलिए निकाह का छोटा सा फंक्शन घर पे ही अरेंज हो गया था। दुल्हन बनी अमल को तस्वीरें बनवाने और रस्में अदा करने के बाद फौरन ही जावियार के कमरे में पहुंचा दिया गया, ताकि वो जो भी इतनी देर से खुद पे जब्त किए दम साधे बैठी थी थोड़ा रिलैक्स कर लेती। लेकिन कमरे में आकर वो रिलैक्स तो भला क्या करती, उल्टा और भी मतोश हो गई थी। वो पिछले एक माह से जिस कमरे में रह रही थी, अब उस कमरे से तकरीबन मानूस हो गई थी और एक मानूस जगह को छोड़कर अजनबी और अनजान जगह पे आना बहुत अजीब लग रहा था। वो काफी सहमी हुई थी और उसके इसी खौफ व हरास के दौरान ही जावियार कमरे में दाखिल हुआ था, जिसे देखते ही वो वहशी हिरनी की मानिंद उछलकर खड़ी हो गई थी। जावियार दरवाजा बंद करके पलटा तो उसे बेड की दूसरी तरफ खड़े देखकर ठिठक गया। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? लेकिन मुझे मारने से पहले सोच लेना कि मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने बेड की दूसरी साइड पे रखा लैंप छटके से उठा लिया था। लैंप का ऊपर वाला हिस्सा लहराकर दूर जा गिरा। जावियार पहले कदम पे ही ऐसी सूरत हाल देखकर अंदर से बुझ के रह गया। क्या जिंदगी की शुरुआत ऐसे होती है? उसने दिल में सोचा और अगले ही पल सर झटक दिया। मैं तुम्हें मारने नहीं, तुमसे बातें करने आया हूँ। उसने सब्र और तहम्मुल की पहली सीढ़ी पे कदम रखा था। बातें? वो आंखें फैलाकर बोली। हाँ बातें, तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा है। वो अपने लहजे और अंदाज को फ्रेश और खुशगवार रखते हुए बोला। लेकिन तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? उसकी सुई दरवाजे पे अटकी हुई थी, ताकि हमारी बातों के दरमियान कोई तीसरा न आ जाए। जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी बातें करना चाहते हो? अमल ने घूरते हुए पूछा। अंदाज मशकूक था। तुम बैठोगी तो बताऊंगा ना। उसने बेड की तरफ इशारा किया। नहीं, तुम यूं ही बता दो। वो बैठने को तैयार नहीं थी। वो उसे बहला फुसला रहा था। तुम मुझे मारोगे तो नहीं? उसने यकीन करना चाहा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भला? तुम तो मेरी इतनी अच्छी और प्यारी सी बीवी हो। जावियार ने करीब आते हुए उसके हाथ थाम लिए और लैंप पकड़कर साइड टेबल पर रख दिया। बीवी? वो चौंकी। हाँ यार, बीवी। जानती हो ना बीवी क्या होती है? जावियार ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर बेड पे बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। क्या होती है? उसके दुख सुख की साथी होती है और अपने शौहर की मोहब्बत होती है। वो उसकी बेयकीन और खौफसदा आंखों में झांकते हुए बोला।
तो फिर मैं क्या करूं? अमल ने भोलपन से कहा। जावियार सर पीट कर रह गया। तुम कुछ ना करो, लेकिन मुझे तो करने दो। तुम क्या करना चाहते हो? मासूमियत की और बेवकूफी की इंतहा थी। मोहब्बत करना चाहता हूं तुमसे, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बातें करना चाहते हो। अब ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? अमल ने उसे खफकी से देखा था और जावियार का उसके इस देखने पे ईमान डोल गया था। सामने एक लड़की बैठी थी, 19 साल की दोशीजा। उसके जज्बात में उबाल आने में लम्हा ही लगा था। क्या देख रहे हो? अमल ने उसका बाजू हिलाया और अमल के हाथ के लम्स ने जावियार को होश की दुनिया में पटक दिया। उसे हर लिहाज से सब्र से काम लेना था। देख रहा हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जावियार ने अपने अंदर के मर्द को मारते हुए बात बदल डाली थी। मैं खूबसूरत लग रही हूँ? उसे यकीन न आया। ऑफ कोर्स, लेकिन मम्मी तो कहती है कि मैं कलमुही और बदशक्ल हूँ। मुझे तो देखने को भी दिल नहीं चाहता, इसलिए तो पापा भी छोड़कर चले गए। अमल के अंदाज में अफसरदगी उतर आई। अरे नहीं यार, वो तुमको गुस्से में इस तरह कहती होंगी। तुम तो बहुत प्यारी हो। सच कह रहे हो तुम? वो इश्तियाक से बोली। आईना देख लो। उसने इशारा किया और अमल फौरन उठ के आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। और यही उसका मिजाज था। पल में तोला, पल में माशा। कभी नरम हो जाती, कभी सख्त, कभी सहमी हुई और कभी जुनूनी, और कभी कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करती थी। इतनी अच्छी तो नहीं लग रही, उसने मुंह बनाया। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हो। उसने अमल के कंधों पे हाथ रख दिए और वो एकदम चौंक गई। टेक इट इजी यार, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं। उसने अमल को तकरीबन अपने हिसाब में ले लिया था। लेकिन तुम? लाशऊरी तौर पर अमल को शर्म महसूस हुई थी और इस शर्म का अक्स जावियार ने भी उसके चेहरे पे महसूस किया था। गोया वो जज्बात और एहसासात से बेपहरा नहीं थी। बातें और मोहब्बत दोनों ही चीजें जिंदगी के लिए बहुत अहम होती हैं, इसलिए आज की रात हम यही दो काम करेंगे। जावियार ने उसे अपनी बाहों में भींचा तो वो कसमसा के रह गई और उन दोनों की उसी आंख में चोली में रात कैसे गुजरी कुछ पता ही न चला। फिर दूसरी बात किए बगैर वहीं की वहीं औंधी लेट गई थी। उसके जेवरात और लहंगा अपनी नाकदरी पे रो रहे थे। जावियार ने उरूसी लिबास में गठरी की सूरत बेड पे सोई अमल को देखा और लैंप बुझाकर करवट बदल गया था। सुबह जावियार ने बमुश्किल उसे झंझोड़ कर उठाया था। क्या है? छोड़ो कंबल, मुझे नींद आ रही है। उसने जावियार के ऊपर से कंबल खींच लिया। अरे दोपहर हो गई है, उठ जाओ अब, हमें नींद में टाइम का पता ही नहीं चला। उसने कंबल खींचकर दूर फेंक दिया, लेकिन अमल ने अपने लहंगे वाला दुपट्टा अपने ऊपर फैला लिया। अमल प्लीज उठ जाओ, सब क्या सोच रहे होंगे? जावियार को सोचकर ही खफत होने लगी थी। सारी रात जगाकर अब सोने भी नहीं देते। वो एकदम चीखी और जावियार ने एकदम ही उसके मुंह पे हाथ रख दिया। आहिस्ता बोलो, ये क्या कह रही हो? वो सरजनिश करने वाले अंदाज में बोला। क्यों बोलूं आहिस्ता? तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? ना रात को सोने दिया ना अब। वो तिलमिलाती हुई उठ बैठी थी और जावियार का हाथ परे हटा दिया था। प्लीज अमल, आहिस्ता बात किया करो, इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता। जावियार ने सबसे काम लेते हुए कहा। तो फिर कैसे अच्छा लगता है? वो बेजारी से बोली। जैसे मैं कहूँ वैसा किया करो। क्यों, तुम थानेदार हो क्या? वो तुनक कर बोली। रात इतनी देर उसके साथ बातें करते हुए जावियार ने उसका खौफ व हरास काफी हद तक जायल कर दिया था। अब वो इस वक्त उसकी हरकतों से जिद हो रहा था। अब क्या चाहते हो? वो लापरवाही से बोली। कपड़े चेंज कर लो। क्यों? यार तुमने ये लहंगा कल से पहन रखा है, अब नए कपड़े पहन लो। मैं बाथरूम में लटका आया हूँ। जावियार ने एक सादतमंद और खिदमतगुजार शौहर होने का सबूत दिया। ठीक है, खुदा का शुक्र था कि वो मान गई थी। वो बाथरूम में गई तो जावियार उसके जेवरात उठा उठा कर दराज में डालने लगा। वो कपड़े चेंज करके आई ही थी कि अमरीन भाभी ने भी हल्ला बोल दिया। उनके साथ एनी और एनी की 2-3 फ्रेंड्स भी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, अमरीन भाभी ने तनकीदी नजरों से देखते हुए कहा। अमल ने बेसाख्ता शीशे की तरफ देखा। रात को वो भी तो उसे इसी तरह प्यारी कह रहा था। रात कैसी गुजरी? अमरीन भाभी ने अब मानेखेज अंदाज में पूछा था। अमल को कुछ समझ में न आया कि क्या कहे। वो हवन्नकों की तरह देखने लगी। लगता है हवास ठिकाने पे नहीं है। एनी की एक दोस्त ने मदाखलत की। अच्छा ये बताओ, जावियार ने तुमसे सबसे पहली बात क्या की? क्या कहा तुमसे? अमरीन भाभी उसकी बेवकूफों जैसी शक्ल देखकर लुत्फानंदोज हो रही थी। बता दूं? हाँ हाँ बता दो, हर लड़की बताती है। सुहागरात की बातें तो सुनहरी बातें होती हैं। उसने कहा। मैं तुम्हें मारने नहीं, तुमसे बातें करने आया हूँ। अमल ने मासूमियत से बता दिया, लेकिन वो लड़कियां उसकी बात पर हंस पड़ी थी। अमल अंदर ही अंदर नर्वस होने लगी। ओके ओके,
अब ये बताओ कि जावियार ने सोते हुए सबसे आखिरी बात क्या कही? अमरीन भाभी को शायद उसका मजाक उड़ाकर मजा आ रहा था। अमल ने चेहरा झुका लिया। उसे उन सब से उलझन होने लगी थी। बोलो ना अमल, जावियार ने सोने से पहले क्या कहा? उन्होंने इसरार किया था, सो जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है। अमल आहिस्तगी से बोली, लेकिन उनका कहकहा फलक शगाफ किस्म का था। सभी लड़कियां लोटपोट हो गई थीं। एनी भी अपनी हंसी नहीं रोक सकी और उनकी हंसी ने अमल का मीटर घुमा के रख दिया था। अपने मुंह बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। सब यहाँ तमाशा देखने आई हो? मुंह फाड़ फाड़ के क्यों हंस रही हो? वो एकदम बेड से खड़ी हो गई थी और उन सबकी हंसी को ब्रेक लग गए थे। एनी का चेहरा खफत से और अमरीन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। अमल बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? शाहिना उसकी आवाज सुनकर ही कमरे में आई थी। मैं इनके सर फाड़ दूंगी, ये हंसती है मेरी बातों पर। वो उनकी तरफ झपटी, लेकिन शाहिना बेगम और एनी ने उसे संभाल लिया। बेटा, शादी में हंसी मजाक तो होता ही है। मेरी कोई शादी नहीं हुई तो कोई मजाक क्यों उड़ाएगा? वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। अरे नहीं बेटा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। वो तो तुम्हें जानबूझकर तंग कर रही थी। मैं पागल हूँ क्या, जिसको ये सब तंग करने के लिए आई हैं? उन सबको नोचने के लिए दौड़ रही थी। पागल नहीं हो तो और क्या हो? अमरीन भाभी गुस्से से उसे देखकर तंज का तीर फेंकती हुई वहां से पांव पटक कर निकल गईं। शाहिना बेगम ने बड़ी बहू को चौंक कर देखा था। उसके तेवर खासे नागवार किस्म के थे। एनी, तुम जाओ और जावियार को भेजो। उन्होंने इशारा किया। तुम लोग भी आ जाओ। एनी बाकी लड़कियों को अपने साथ लेकर कमरे से चली गई। मुराद हसन वापस अमेरिका चले गए थे, लेकिन जाने से पहले वो बहुत उदास और परेशान भी थे। उन्होंने शाहिना और जावियार को अमल की जिम्मेदारी सौंपते हुए दोनों के सामने हाथ जोड़कर उसका ख्याल रखने की दरख्वास्त और इल्तिजा की थी, और जावियार ने उन्हें पूरी पूरी तसल्ली दी थी कि वो अमल के मामले में कभी कोई कोताही नहीं करेगा, उन्हें कभी शिकायत नहीं होगी। जावियार के इस अंदाज और तसल्ली पे मुराद हसन को अबरार सिकंदर याद आ गया था, जिसने उनकी बहन से शादी करने के बाद कभी भी कोताही से काम नहीं लिया था और ना ही उनको शिकायत का मौका दिया था। और अब अबरार सिकंदर की जगह जावियार सिकंदर खड़ा था। उनकी तसल्ली के लिए तो यही काफी था कि वो अबरार सिकंदर का बेटा था, साबिर, शाकिर और मुखलिस। इसलिए घर से रुखसत होते हुए कुछ उदास तो थे, लेकिन अंदर से मुतमईन भी हो चुके थे। वो सभी उन्हें एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आए थे और फिर रफ्ता रफ्ता सबकी रूटीन सेट होती गई। एनी और अस्वी ने अपना अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। शहरयार और जावियार अपने बिजनेस को फैलाने के चक्करों में लग गए थे और शाहिना बेगम ने बैंक की जॉब से रिजाइन देकर घर पे और बहुओं पे तवज्जो देना शुरू कर दिया। अमरीन तो अच्छी खासी स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसे किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं थी। अलबत्ता अमल हर काम में कोरी थी और उसे हर चीज में तवज्जो और मदद चाहिए थी। शाहिना बेगम घंटों उसके पास बैठी बातें करती रहती और वो बगैर हूं हां किए बस सुनती रहती। मूड खराब होता तो उनको यूं ही बातें करते छोड़कर बेमुरव्वती से उठकर चली जाती थी, लेकिन उस पे भी शाहिना बेगम को बुरा नहीं लगता था। वो जानती थी कि अमल ऐसा जानबूझकर नहीं करती। उस वक्त भी वो उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में बिठाए इधर उधर की छोटी छोटी बातें करने में ही मसरूफ थी जब अमरीन की आवाज पे ठिठक गईं। इसके साथ बातें करने से तो बेहतर है आप दीवारों से बातें कर लें। अमरीन के तंजिया लहजे पे शाहिना बेगम को आज दूसरी बार नागवारी महसूस हुई थी। ये क्या कह रही हो तुम? आपके ख्याल से ही कह रही हूँ। घंटों बैठकर सर खपाती हैं और नतीजा फिर भी सिफर का सिफर ही रहता है। अमरीन को अमल से चिढ़ हो चुकी थी। वो उस रोज वाली हद तक भूली नहीं थी। अमरीन, अपनी हद में रहकर बात करो। वो बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करो। शाहिना बेगम के तेवर बदल गए थे और अमरीन फौरन संभल गई। मुझे भी क्या जरूरत है मजाक उड़ाने की? एनी की फ्रेंड्स भी मजाक उड़ा रही थी, उनको भी जाकर मना कर दीजिए। घर वाले मजाक उड़ाना शुरू करते हैं तो दुनिया वालों को शय मिलती है। तुम पहल ना करती तो उनकी क्या जरूरत थी कि वो ऐसा करती? मैंने सबके सामने मुंह पे मजाक उड़ा लिया और लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, बस यही फर्क है ना? अमरीन ने कंधे उचकाए। ये फर्क बताता है कि तुम में और दुनिया वालों में कोई फर्क नहीं है। शाहिना बेगम का लहजा ताज्जुब लिए हुए था। अमरीन लाजवाब हो गई थी। इतने में फोन की बेल बजने लगी। हेलो, अमरीन ने ही कॉल रिसीव की। भाभी, अम्मी कहाँ हैं? दूसरी तरफ जावियार था। बुलाती हूँ। अमरीन ने रिसीवर साइड पे रख दिया। आपकी कॉल है। अमरीन अपने बालों में उंगलियां फेरती हुई बाहर निकल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी खैरियत ही है।
वो दरअसल आज अमल के चेकअप की डेट है और मैं भाई के साथ एक मीटिंग में हूँ, लेट हो जाऊंगा। आप ऐसा करें कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। सावियार उसके चेकअप के लिए खासा मुतफक्किर और कॉन्शियस लग रहा था, लेकिन मैं किसी काम में मसरूफ हूँ। शाहिना बेगम ने जानबूझकर कहा, प्लीज अम्मी, अमल का चेकअप हर काम से ज्यादा अहम है, आप बाकी काम बाद में कर लीजिएगा। वो जिस तरह झिंझला के बोला, शाहिना बेगम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। अगर इतना ही अहम है तो तुम खुद काम छोड़ के आ जाओ। वो सोच में पड़ गया। चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। ये सुनकर अम्मी एकदम दिल खोल के हंस पड़ी थी। मैं यही तो देखना चाहती थी कि तुम अपनी बीवी को तरजीह देते हो या बिजनेस को, लेकिन तुम्हारा अपनी बीवी को तरजीह देना अच्छा लगा। उन्होंने उसे सराहा और जावियार भी मुस्कुरा दिया। जावियार काफी देर से कंप्यूटर के सामने बैठा अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा था और अमल भी काफी देर से बेड पे बैठी अपना हाथ ठोड़ी के नीचे टिकाए बड़ी महवियत से उसे देख रही थी, ऐसे कि उसे देखते हुए पलक भी नहीं झपक रही थी। कमरे में लैंप ऑन था या फिर कंप्यूटर के मॉनिटर की रोशनी थी जो सीधी जावियार के चेहरे पर पड़ रही थी। नीली रोशनी में जावियार का चेहरा भी नीला नीला लग रहा था और यूं ही कीबोर्ड पे तेजी से उंगलियों को हरकत देते हुए उसकी नजर अमल पे पड़ी तो वो एकदम ठिठक गया था। क्या देख रही हो? उसने चेयर को उसकी तरफ घुमाते हुए पूछा। तुम्हें? वो बेसाख्ता बोली और उसकी बेसाख्तगी पे जावियार का दिल धड़क उठा। वो कब से उसे फरामोश किए बैठा था, लेकिन वो एक लम्हे में उसकी सारी लाताल्लुकी और फरामोशी को दरहम बरहम कर गई थी। क्यों? तुम कंप्यूटर कैसे चला लेते हो? उसने अपनी अकल के मुताबिक सवाल किया। जैसे सब इस्तेमाल करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। उसने कंधे उचकाए। सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं तो नहीं कर सकती ना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शुरू शुरू में तो किसी को भी नहीं आता, सीखना पड़ता है। तुम सीखोगी? जावियार ने अचानक पूछा। मैं कैसे सीखूंगी, मुझे तो ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती। वो मायूसी से बोली। कोई बात नहीं, पहले इंग्लिश सिखा दूंगा फिर कंप्यूटर। जावियार कंप्यूटर का प्लग ऑफ करके अपनी चेयर घसीट कर उठ गया था। और वो भी सिखाओगे? अमल के अंदाज में इश्तियाक था। वो क्या? अरे वो जो तुम अपनी जेब में रखते हो, क्या नाम है उसका? हाँ, मोबाइल। अमल ने जहन पे जोर देते हुए कहा। यार सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखा दूंगा, यहाँ तक कि मोहब्बत करना भी। वो आकर उसके सामने बैठ गया। मोहब्बत? अमल मोहब्बत के नाम से तो वाकिफ थी मगर मफहूम से नाशना थी। यार 6 माह हो गए हैं तुमसे मोहब्बत करते करते और तुम्हें अभी तक मोहब्बत का ही पता नहीं। अफसोस क्या कह सकता हूँ भला। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो हैरत से बोली। और कितना बताऊं? जावियार ने घूरा। नाराज क्यों हो रहे हो? क्या मैंने कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो? वो उल्टा उस पर खफा हुई। तुमने नहीं, तुम्हारे वालिद साहब ने कहा था कि तुमसे मोहब्बत करूं। जावियार से छोकर बोला। तो फिर उनपे गुस्सा करो ना। वो लापरवाही से बोली। अमल, वो दबे लहजे में चबा कर बोला। जी। अमल ने सादत मंदी का मुजाहरा किया। वो खफकी से कुछ भी कहे बगैर उठकर अपनी जगह पे जाके लेट गया और रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। तुम नाराज हो गए हो? अमल उसके करीब आ बैठी। नहीं तो फिर बातें क्यों नहीं कर रहे? यार खाली बातों में क्या रखा है? खाली बातें? वो सवालिया देखने लगी। जावियार ने सब्र और जब्त से काम लेते हुए सर झटक दिया। खैर छोड़ो इस चीज को, तुम ये बताओ मूवीज देखती हो? उसने अमल का हाथ थाम लिया। हाँ, कैसी मूवीज देखती हो? सब देख लेती हूँ। रोमांटिक मूवी देखी है कभी? वो शरारत से बोला। वो कैसी होती है? अभी बताता हूँ। जावियार ने चैनल सर्च करना शुरू कर दिया और जिस चैनल पे कोई रोमांटिक मूवी नजर आई वहीं रुक गया। ये मूवी देखो, उसने इशारा किया। ठीक है, उसने सर हिलाया। इधर मेरे करीब आकर बैठो, जावियार ने उसकी तरफ देखकर कहा और फिर बैकग्राउंड के साथ तकिया रखते हुए उसके टेक लगाने के लिए जगह बनाई। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटते हुए बोली। तुम ठीक हो लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना। उसने हाथ बढ़ाकर अमल का बाजू पकड़ा और अपने करीब घसीट लिया था। अमल बमुश्किल अपना तवाजुन कायम रख पाई थी। मुझे लगता है जैसे ही मेरा मूड बदलता है तुम अच्छी खासी सियानी हो जाती हो। जावियार उसके गुरेज और शर्म को महसूस करते हुए घूर कर बोला था। तुम्हारा मूड क्यों बदलता है? अमल ऐसे ऐसे सवाल कर देती थी कि जावियार हाथ मलता रह जाता था। तुम मूवी देखो, उसने बात टाल दी और अमल जरा पीछे खिसक कर बैठ गई। जावियार ने इस हरकत को खास नोट किया था। वो लोग नाश्ते में मसरूफ थे जब अचानक शाहिना बेगम की आवाज उभरी। ओह माय गॉड! उन्होंने सर थाम लिया था। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं?
एनी उनके करीब बैठी थी। उसने तेजी से माँ को कंधे से थाम लिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ज़ेबुन्निसा। उन्होंने अखबार की तरफ देखा। ज़ेबुन्निसा आंटी? शहरयार ने हैरत से कहा और फिर यकदम अखबार उठा लिया। सामने ही अस्पताल के बेड पे बेहोश पड़ी ज़ेबुन्निसा की तस्वीर छपी थी और नीचे ही सुर्खी दर्ज थी कि फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने पे एक खातून जख्मी, जो इस वक्त सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं, और उनको आसपास के लोगों ने फ्लैट दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला था। लेकिन इस खातून के बारे में और भी इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। बकौल पड़ोसियों के वो काफी तशद्दुद पसंद खातून थी और किसी हद तक तन्हाई पसंद भी। शहरयार ऊंची आवाज में पढ़ रहा था और शाहीना बेगम का दिल हमदर्दी और रहम से भरता जा रहा था। अलबत्ता जावियार की शक्ल पे परेशानी दर्ज थी, लेकिन शुक्र था कि अमल अभी सो रही थी। उसे इस बात से दूर रखना ही बेहतर था। जावियार, तुम मुझे अस्पताल ले चलो। शाहीना बेगम से रहा नहीं गया। ज़ेबुन्निसा शाहीना और मुराद हसन की मामूजात कजन थी। मामू और ममानी की अचानक वफात के बाद उनके अम्मा अब्बा ज़ेबुन्निसा को अपने घर ले आए थे और चंद ही दिनों बाद उन्होंने ज़ेबुन्निसा को मुराद हसन से मंसूब करने का फैसला कर लिया। शुरू में ज़ेबुन्निसा इतने खूबसूरत शौहर की संगत में खुश रही, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता लोगों की नजरों ने उसे खूबसूरती और बदसूरती के इस मिलाप का एहसास दिलाना शुरू कर दिया और यही एहसास उसकी जबान का हिस्सा बन गया और इसी एहसास ने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। बल्कि अपनी जिंदगी ही नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी को भी नहीं बख्शा। वो अपने अंदर का गुस्सा और गुबार उस पे निकालती रही और हमेशा उसे तख्ता मश्क बनाए रखा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुराद हसन बेटी से मिलने चले गए थे और उसे वहां से निकाल लाए थे। शाहीना बेगम तमाम रास्ते सोचों में गुम रही थी। अमल कमरे में टहलते हुए बार बार घड़ी देख रही थी और अंदर ही अंदर छिंछला रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नीचे जाकर एनी से पूछने का ख्याल आया। एनी के बेडरूम के दरवाजे में पहुंचकर उसके कदम रुके थे। वो शिशुपंज का शिकार नजर आने लगी। अरे अमल भाभी! एनी ने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसे देखकर खुशगवार हैरत से चहक उठी थी। आइए ना, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? वो अमल का बाजू थाम के अंदर ले आई। अंदर कालीन पे बैठा अस्फी कोई वीडियो गेम खेल रहा था। वो भी अमल को देखकर एकदम खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वो एहतरामन बोला। एनी और अस्फी उससे छोटे थे। एनी 2 साल छोटी थी और अस्फी 1 साल। बैठिए ना, उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। नहीं, वो मैं कुछ पूछने आई थी। अमल उन दोनों से नर्वस होने लगी। जी, क्या पूछना है? एनी बड़ी तमीज से बोली। वो मैं उसका पूछने आई थी, उसने बमुश्किल कहा। जावियार भाई का पूछने आई हैं? हाँ हाँ, अमल ने फौरन इस बात में गर्दन हिलाई। तो पूछिए ना, एनी शरारत से बोली। कहाँ है वो? उसने पूछ ही लिया। ओहो, उदास हो रही हैं उनके लिए। उन दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। नहीं, वो अभी तक आया नहीं, इसलिए। अमल ने घबरा कर वजाहत दी। तो फिर जाइए, वो आ चुके हैं। उनकी गाड़ी रुकने की आवाज आई है अभी। एनी ने उसे नवीद सुनाई और अमल मजीद कुछ भी कहे बगैर सरद से उसके कमरे से निकल आई थी। वो अपने कमरे में पहुंची तो जावियार को देखकर ठहर गई थी। वो बेड पे बैठा नीचे झुककर अपने शूज लेस खोल रहा था। कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों आए? अमल का बेचैन सा सवाल जावियार को ठिठकने पर मजबूर कर गया। वो एकदम सीधा हुआ। वो आंखों में तहय्युर लिए उसे देख रहा था। अध खुले शूज में ही उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बोलो ना, क्या पूछ रही थी तुम? उसने अमल का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अमल उसे घूरने लगी। इतनी देर से क्यों आए हो? लहजा खफकी भरा था। तुम्हें मेरा इंतजार था। मैं तो रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अंदाज में मासूमियत और बेनियाजी थी। तो बताती क्यों नहीं हो? बताने से क्या होगा? मैं जल्दी आ जाया करूंगा। तो फिर काम कौन करेगा? काम भाड़ में जाए। काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? खाने की जगह तुम्हें खा लूंगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। वो उसे गहरी और भरपूर नजरों से देखते हुए उसके चेहरे पे झुका, लेकिन अचानक होने वाली दस्तक ने उसकी ख्वाहिश को इंतहाई बेदर्दी से रोंद डाला था। वो एकदम भिन्ना गया। कौन है? उसने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। मैं हूं यार। शहरयार की आवाज पे जावियार को अपना आप मजीद कंपोज करना पड़ गया। आसाब झुंझलाए हुए थे। अमल बेनियाजी से जाकर बेड पर बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया। जी भाई, उसने दरवाजा खोलते हुए अपने लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्या बात है, इतने थके थके और बेजार क्यों हो रहे हो? शहरयार ने उसकी बेजारी को थकन पे मामूल किया। कुछ नहीं, बस चेंज करने जा रहा था। ओह,
वो अम्मी, सेबुन्निसा आंटी का पूछ रही हैं कि अब कैसी तबीयत है उनकी। शाहिना बेगम सुबह अस्पताल गई थी और जेबुन्निसा ने उन्हें देखकर वो हंगामा मचाया कि पूरा अस्पताल तकरीबन सर पे उठा लिया था। उन्होंने किसी का भी ख्याल किए बगैर शाहिना बेगम को गालियां बकना शुरू कर दिया और सबके सामने माँ के बारे में ऐसे मगलजात सुनना जावियार को गवारा नहीं था। इसलिए उसने कुछ ही देर बाद शाहिना बेगम को वापस घर भेज दिया था और खुद जेबुन्निसा के पास रुक गया। उनकी इस हिज़ानी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर मजीद 2 दिन तक उनकी यही कंडीशन रही तो उन्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा। जावियार ने आहिस्तगी से कहा। ओह नो! शहरयार को धचका लगा। हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने अपनी जो हालत बना रखी है उसके बाद ये तो होना ही था। महज एक एहसासे कमतरी को खुद पे हावी करके उन्होंने घर का घर तबाह कर दिया और अपनी जिंदगी भी अजीरन कर ली। जावियार खफकी से बोल रहा था। क्या देख रही हो? अमल काफी देर से आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप को हर जाविये से देख रही थी, लेकिन कहीं भी मुतमईन नहीं हो रही थी। जब ही जावियार को पूछना पड़ गया। मैं खूबसूरत नहीं हूं ना? उसने काफी सपाट से लहजे में कहा था। जावियार अपने कपड़े हैंगर से उतारते हुए एकदम चौंक गया था। तुम्हें किसने कहा? जावियार को शौक लगा था। वो नहीं चाहता था कि अमल खूबसूरती और बदसूरती के भंवर में उलझे, क्योंकि जेबुन्निसा ने इस भंवर में उलझकर अपने लिए पागल खाने का रास्ता हमवार कर लिया था। आईना कह रहा है। अमल अभी तक अपने आप पे नजरें जमाए खड़ी थी। जावियार कपड़े और हैंगर बेड पे डाल के उसके पास आ खड़ा हुआ। आईने झूठ बोलते हैं, तुम मुझसे पूछो। वो काफी मजबूत लहजे में बोलते हुए उसकी आंखों में झांक रहा था। अमल ने उसकी आंखों में देखा और फिर एकदम फट पड़ी। झूठ बोलते हो तुम भी, तुम झूठ बोलते हो, मुझे झूठी तसल्लियां देते हो। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसने चीखते हुए जावियार का गिरेबान पकड़ लिया था। जावियार शस्तर सा रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जावियार ने अपने आसाब को कंट्रोल करते हुए कहा था। खूबसूरत कैसी होती हैं? तुम्हारी बहन जैसी, तुम्हारी भाभी जैसी, तुम्हारी माँ जैसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन जैसी खूबसूरत हूँ? ये बदसूरत शक्ल उनके सामने मान पड़ जाती है। मैं उनको देखती हूँ तो अपने आप को देखने को दिल ही नहीं चाहता। चिढ़ होती है मुझे अपने आप से। मैं 1000 बार रगड़ रगड़ कर मुंह धोती हूँ, मगर फिर भी उन जैसी नहीं हो पाती। मुझे खुद अपने आप से चिढ़ और कोफ्त होती है। तो तुम मुझे कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? दिल तो नहीं चाहता होगा ना तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की होती तो जोड़ी सजती। मैं तो तुम्हारे साथ। शट अप! अपनी जबान बंद रखो। वो एकदम गुस्से में आ गया था। अमल 2 कदम पीछे हट गई, बल्कि दहल गई थी। वो आज तक उसके साथ इस लहजे और इस अंदाज में नहीं बोला था। 8-10 माह हो गए हैं तुम्हें, आज मुझे झूठा कहने खड़ी हो गई हो? क्या झूठ बोला है मैंने? ये कि तुम खूबसूरत हो? जावियार ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो अपने आप को और बताओ मुझे कि तुम कहाँ से बदसूरत हो? रंगत सफेद होना खूबसूरती नहीं है। अगर सिर्फ रंगत ही गोरी चिट्टी करनी है तो वो तुम भी कर सकती हो। किसी भी ब्यूटी पार्लर चली जाओ। तुम्हारे अंदर ये जो खूबसूरती और बदसूरती का खन्नास भरा हुआ है ना, इसे खत्म कर दो, वरना ये सब खत्म कर देगा। सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। जावियार ने उसे कंधों से थाम के झंझोड़ के रख दिया था। वो एकदम दहशत ज़दा सी नजर आने लगी और बात करते हुए जावियार उसे देखकर रुक गया था। फिर फौरन ही उसके कंधों से हाथ हटाकर बेड पे जा बैठा था और कितनी देर अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा रहा। और भी न जाने कितनी देर बैठा रहता कि उसे दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो अभी तक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रो रही थी। अमल, इधर आओ, उसने अब की बार ऊंची आवाज में कहा और अमल को मजबूरन आना पड़ा। बैठो। अपने करीब बैठने का कहा और साथ ही उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब बिठा भी लिया। उसकी दबी दबी सिसकियां हनूस जारी थी, चेहरा झुका हुआ था। देखो अमल, मुझे गुस्सा तुम पे नहीं आया, बल्कि गुस्सा इस बात पे आया है कि तकरीबन 1 साल होने को आया है और इस 1 साल में क्या मैं तुम्हें ये यकीन भी नहीं दे पाया कि तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए कितनी अहम और खास हो। मैं अगर खूबसूरती देखने वाला होता तो अमेरिका में ही किसी से शादी कर चुका होता। वहां खूबसूरत चेहरों की कमी नहीं थी और ना ही मेरा दिल ऐसा था कि किसी की जाहिरी खूबसूरती से तस्खीर हो जाता। मैंने तुमसे शादी की है तो अपनी मर्जी से की है। 1 साल होने वाला है तुम्हारे साथ रहते हुए। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है या मैं बेजार होता हूँ? वो उसका हाथ अपने हाथ में थामे पूछ रहा था।
और रही बात एनी और अमरीन की तरह नजर आने की, तो तुम्हारा ये शौक मैं सुबह ही पूरा कर दूंगा। तुम्हें खुद ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगा, लेकिन इतना सोच लो, फिर तुम्हें उन जैसा ही बन के रहना पड़ेगा, स्टाइलिश और मॉडर्न। उसने साथ साथ धमकी दी और अमल रोते रोते हंस पड़ी थी। जावियार आंसुओं और हंसी का यह हसीन इम्तिजाज देखता रह गया। अमल प्लीज अपने दिल से ये अजीब अजीब वहम और वसवसे निकाल दो। दुनिया बहुत खूबसूरत है और दुनिया की इस खूबसूरती में तुम भी शामिल हो। प्लीज एंजॉय करो, खुश रहो, खुल के जियो। वो उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोला, मैं तुम्हें वाकई अच्छी लगती हूँ। वो तसल्ली चाहती थी। हाँ, मुझे तलाक देकर चले तो नहीं जाओगे? उसके अंदर का चोर सामने आया तो जाविया ठिठक गया। उसकी चुप अमल को मदहोश कर गई। नहीं मेरी जान, कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। उसने फौरन सख्ती से तरदीद की थी और अमल की खुशी की इंतहा थी कि वो एकदम बेख्तियार जावियार के सीने से लिपट गई थी और उसकी खुशी के इस इजहार पे जावियार बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। सुबह आप पार्लर चलने की तैयारी कर लो, वो उसके गिर्द बाजू लपेटते हुए बोला। वो आज वक्त से पहले ही ऑफिस से उठ आया था। शहरयार ने जल्दी निकलने की वजह भी पूछी, मगर वो टाल गया था। वो बेडरूम में आ गया। अमल नहाकर कंघी कर रही थी। चलो मेरे साथ, उसने इशारा किया। कहाँ? ब्यूटी पार्लर? बस चलो, लेकिन कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें वैसा बना के छोड़ूंगा जिसके तुम ख्वाब देखती हो और हसरत से आहें भरती हो। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया और सीधा लाकर गाड़ी में बिठा दिया। वो बाहर निकली तो जावियार उसे देखकर हैरान रह गया। वो लोग जैसा फ्लैट से लेकर आए थे, जिसको देखकर ये लगता ही नहीं था कि वो बेहतरी की तरफ भी आ सकती है। चलो ना, खड़े क्यों हो? अमल ने उसे एक ही जगह खड़े देखकर पूछा। क्या मैं वाकई खूबसूरत लग रही हूँ? उसने गाड़ी रोड पे डाली ही थी कि अमल ने उसकी तरफ रुख फेरते हुए सवाल किया। वही यकीन और बेयकीनी के दरमियान डोलता हुआ सवाल। क्या मेरे कहे पे यकीन आएगा तुम्हें? जावियार का लहजा भी बेयकीन था, क्योंकि वो यकीन जो नहीं करती थी। तुम कहो तो सही। वो अपनी खूबसूरती का यकीन लेने के लिए बेताब थी। घर चल के बताता हूँ, वो जूमानी नजरों से देखते हुए शरारत से बोला। लेकिन इससे पहले कि वो मोड़ काटते हुए स्पीड बढ़ाता, उसे ब्रेक लगाने पड़ गए थे। सामने रोड पे खासा रश था। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। काफी ज्यादा लोग जमा थे। रास्ता बंद था। क्या हुआ? अमल परेशान हुई। शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। जावियार को अंदाजा हो चुका था। फिर क्या करेंगे? दूसरे रास्ते से चक्कर काट के जाना पड़ेगा, जावियार ने संजीदगी से कहा और फिर गाड़ी को थोड़ा बैक करके यू टर्न लिया और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जिन रास्तों पे वो अब जा रहा था, वो रास्ते अमल मुराद के लिए अजनबी नहीं थे। उन्हीं रास्तों पे आते जाते उसने मिडिल पास किया था और फिर हमेशा के लिए घर बैठ गई। और इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता उस फ्लैट का भी था, जहां उसे भूख, प्यास और तशद्दुद सहकर रहना पड़ता था, जहां उसे इतनी शदीद मार पड़ती थी कि वो सुबह शाम का फर्क भूल जाती थी। कहने को तो ज़ेबुन्निसा उसकी माँ थी, लेकिन अपना गुस्सा और अंदर का गुबार वो किसी जालिम जल्लाद की तरह निकालती थी और ये भी भूल जाती थी कि वो सिर्फ मुराद हसन की ही नहीं, उसकी अपनी भी बेटी है और इस बेटी को उसने इस हाल को पहुंचा दिया था कि वो सड़कों और रास्तों से भी खौफजदा हो गई थी। और देखते ही देखते उसने एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। गाड़ी रोको, तुम जलील कमीने, मुझे बहाने से लेकर आए हो। तुमने झूठ बोला था मेरे साथ। गाड़ी रोको। वो चीखते चिल्लाते हुए जावियार पे झपट पड़ी। यही उसका आखिरी हरबा होता था। जावियार अचानक इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं था। गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। स्टीयरिंग उसके हाथों से छूट गया। उसने एकदम बाजू सामने करते हुए उसके नाखूनों से अपने चेहरे को बचाया और उसी बाजू के धक्के से अमल को वापस सीट पे फेंका। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे उस फ्लैट में लेकर जा रहे हो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। बाजू पे दांत काट चुकी थी। अमल संभालो अपने आप को, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा। वो तकलीफ के बावजूद सख्ती से बोला था, लेकिन गुस्से से मुश्तइल नहीं हुआ था। और उस हाथापाई में अमल खुद ही स्टीयरिंग से टकराई और दर्द से कराहती हुई एकदम वहीं लुढ़क गई। अमल, अमल आंखें खोलो। जावियार ने बमुश्किल गाड़ी संभाली और साथ साथ उसे भी। अगले चंद मिनटों में जिस हाल में वो घर पहुंचा, सभी परेशान हो गए थे। अमल तकरीबन बेहोश थी और जावियार उसे बाजुओं में उठाकर अंदर लाया था। लेकिन खुद जावियार की हालत भी काफी मशकूक हो रही थी। हाथों पे जख्मों के निशान थे, शर्ट के बटन टूटे हुए थे और सांस नाहमवार हो रही थी। जावियार, क्या हुआ है?
तुम कुछ बताओ तो सही। शाहिना बेगम उसके पीछे कमरे तक आई, लेकिन जावियार अमल को बेड पे डालकर खामोशी से डॉक्टर को कॉल करने के लिए बाहर निकल गया था। वो इस वक्त किसी को भी कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। उसकी चुप गहरी थी। आज जुम्मा था और इसीलिए वो ऑफिस से जरा जल्दी उठाया था, लेकिन घर पहुंचा तो पता चला कि घर पे तो कोई भी नहीं है। एनी कॉलेज गई हुई थी। एसपी यूनिवर्सिटी। अमरीन भाभी, शहरयार और शाहिना बेगम अमरीन भाभी के मैके गए हुए थे। उनके भतीजे के अकीके का फंक्शन था शायद। फंक्शन दिन के वक्त था, इसलिए एनी और असफी वगैरह नहीं जा सके थे। और रही अमल, तो वो सुकून से लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। सावियार एक नजर उसे देखकर वहीं से पलट गया, लेकिन इतने में वो भी उसे देख चुकी थी। वो ऊपर कमरे में आया और अपने कमरों की अलमारी खोलकर खड़ा हो गया, लेकिन पूरी अलमारी में कोई एक भी सलवार सूट नजर नहीं आया था कि जिसे पहनकर वो नमाज जुम्मा ही पढ़ा था। लिहाजा अलमारी के निचले खाने से तयशुदा सलवार सूट निकाला और उसे प्रेस करने का सोचने लगा। लाओ, मैं इस्त्री कर दूं। वो ड्रेसिंग रूम में इस्त्री स्टैंड के करीब खड़ा इस्त्री का प्लग लगा ही रहा था कि अमल का बीवियों जैसा जुमला सुनाई दिया। सावियार ने अलबत्ता कोई नोटिस नहीं लिया और प्लग लगाकर इस्त्री की स्पीड चेक की। मैं इस्त्री कर देती हूँ, तुम फिक्र ना करो, जलाऊंगी नहीं। उसे जावियार के कंधे पर रखे कपड़े अपनी तरफ खींच लिए। सिर्फ कपड़े जलने से कुछ नहीं होता, वो चबा कर कहता ड्रेसिंग रूम से निकल गया था। फिर जितनी देर वो शावर लेकर निकला, इतने में वो भी कपड़े लेकर आ गई। कभी कभी वो अपनी हरकतों और अंदाज और अतवार से बिल्कुल नॉर्मल महसूस होती थी और कभी कभी सारी कसर एक दिन में पूरी कर लेती थी। देख लो, ठीक हुए हैं। मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, मॉडलिंग करने नहीं। उसने तंजिया कहकर कपड़े उसके हाथ से ले लिए थे। तुम मुझसे नाराज हो ना? अमल हिचकिचाकर जरा डरते डरते बोली। सावियार तौलिया बालों में रगड़ते हुए ठिठक गया था। वो आज कितना नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। नाराज? हाँ, उस रोज मैंने गाड़ी में इतना हंगामा जो कर दिया था, वो अपने किए पे पशेमान थी। कोई बात नहीं, आइंदा भी करती रहना मेरी बला से। वो कंधे उचकाता सर झटक कर कपड़े पहनने चला गया। मुझे माफ कर दो। वो वापस आया तो अमल ने लजाजत से कहा, माफी कैसी? 2 रोज बाद तुम्हें फिर कहीं लेकर जाऊंगा, तुम फिर वही हंगामा कर दोगी, इसलिए माफी का क्या फायदा? वो इंतहाई रूड हो रहा था। नहीं, अब नहीं करूंगी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, वादा, पक्का वादा। उसने फौरन जोर जोर से कहा। चलो लिखो, तुम कहाँ हो? उसने अमल को जुमला लिखने को दिया। TUM तुम, KAHAN कहाँ, HO हो, तुम कहाँ हो? अमल ने बाआवाज़ बुलंद मैसेज लिखा और फिर मोबाइल स्क्रीन जावियार के सामने की। शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इस मैसेज को मेरे नंबर पे सेंड करो। जावियार उसे मोबाइल हैंडल करना सिखा रहा था और अमल उसके समझाने के तरीके को बहुत जल्दी पिक कर रही थी और उसमें जावियार की कामयाबी थी। उसने ऑप्शन का बटन दबाकर मैसेज को सेंड पे लाकर जावियार का नंबर सर्च किया और मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी तरफ फौरन मैसेज ट्यून बजी थी। चलो, अब मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ। उसने अपना मोबाइल उठाकर तेजी से बटन प्रेस किया और रिप्लाई कर दिया। अब अमल के मोबाइल पे ट्यून बजी थी। वो मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी। मैं तुम्हारे दिल में हूँ। वो मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराई। तुम्हें कैसे पता? उसने मुश्किल से ही सही मगर मैसेज जरूर लिख लिया था, वो भी बगैर किसी मदद के। मुझे इसलिए पता है कि तुम्हारे दिल को लॉक लगा हुआ था और इस लॉक को खोलकर मैं ही अंदर दाखिल हुआ हूँ, इसलिए अब वहाँ मेरा ही कयाम है। अमल जावियार का रिप्लाई पढ़कर हैरान हुई। सच? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो? वो मोबाइल बेड पर रखकर एकदम हैरानी से बोली। हा हा हा। जावियार एकदम कहकहा लगा के हंसा था। दिल तुम्हारा है और पूछ मुझसे रही हो? अमल उसके मजाक उड़ाने पे झेप गई थी। अब उसने किसी मजाक पे तैश में आना छोड़ दिया था। काफी नॉर्मल हो चुकी थी वो। मेरे दिल को और मुझको तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो, इसलिए पूछती हूँ। तो फिर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। मुझे चोरी चोरी देखती हो, मेरा इंतजार करती हो, जो कहता हूँ वो मान लेती हो, और यही तुम्हारे दिल की मोहब्बत की निशानी है। जावियार ने करीब बैठी अमल की गर्दन में बाजू डालकर उसे अपने ऊपर झुका लिया था। मोहब्बत? कितना खूबसूरत लफ्ज है मोहब्बत। अमल धीमे से बोली। हाँ, तुम जैसा खूबसूरत। वो दिल से बोला था। मोहब्बत की खूबसूरती जैसा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, ना तुम ना मैं। वो समझदारी और संजीदगी से गोया हुई।
माशाल्लाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। ये बातें तुम्हारी अपनी हैं या किसी रिसाले से पढ़ी हैं? वो शरारत से बोला, क्योंकि उसने काफी दिन पहले ढेर सारे म्यारी डाइजेस्ट और किताबें लाकर अमल को पढ़ने के लिए दिए थे और वो वाकई दिलचस्पी से पढ़ रही थी। उसने एक एक चीज पढ़ने के बाद जावियार के साथ डिस्कस की थी और जावियार को उसकी ये दिलचस्पी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन इस वक्त जावियार के सवाल पे वो पहले वाले तेवरों समेत उसे घूरने लगी थी। ओके बाबा, ओके, मुझे समझ में आ गया है, ये बात तुमने खुद ही की है, कहीं पढ़ी नहीं है। वो फौरन डरने की एक्टिंग करते हुए बोला तो अमल बेसाख्ता हंस पड़ी थी। वैसे एक बात बताओ, तुमने किसी नॉवेल या अफसाने में कभी ये नहीं पढ़ा कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे के करीब भी आते हैं, रोमांस भी करते हैं और बस भी करो। अमल ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया था। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा था और जावियार का एक और कहकहा बुलंद हुआ था। यार, किस काफिर का दिल चाहता है बस करने को। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। वो उसके हिसार से निकलकर बेड से उतर गई। वो बेड से उतर गई थी। अब मुझे सोना ही है, और क्या करना है भला। वो बड़बड़ाता हुआ करवट बदल गया। मुराद हसन के पाकिस्तान सेटल होने की खबर ने सबको खुश कर दिया था और सबसे ज्यादा खुशी शाहिना बेगम को हो रही थी। आखिर उनका भाई बीवी बच्चों के साथ पहली बार पाकिस्तान आ रहा था। वो दो ही बहन भाई थे और उन दोनों ने भी दूर रहकर जिंदगी गुजार दी थी। हालांकि दोनों बहन भाई को एक दूसरे की अशद जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दिल का हाल बखूबी जानते थे और एक दूसरे के सिवा और कोई रिश्ता भी तो नहीं था उनके पास। बस अपनी अपनी औलादों के साथ जी रहे थे और इसीलिए जब मुराद हसन ने पाकिस्तान सेटल होने की बात बताई तो शाहिना बेगम खुश हो गई थी। लेकिन सिर्फ एक अमल ही थी जो ना खुश थी और ना ही नाखुश। क्या तुम्हें अपने बाबा की आमद का सुनकर खुशी नहीं हुई? शाहिना बेगम ने अमल के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। खुशी तो तब होती जब मैं उनके साथ रहती। मुझे उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ रहे या वहाँ। अमल ने तलखी से कहा। ये क्या कह रही हो बेटा? शाहिना बेगम को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। बेटा, वो अगर मुल्क से बाहर रहते हैं तो ये उनकी मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी फुप्पो? वो मुझे मेरी माँ के रहमो करम पे छोड़कर चले गए। जिस औरत के साथ वो खुद नहीं रह सकते थे, उसके साथ मुझे रहने के लिए छोड़ दिया, जो मेरे बाप की बेवफाई का बदला मुझसे लेती रही। और सच पूछें तो मेरे लिए दोनों ही एक जैसे साबित हुए हैं, बेहिस, जालिम और जल्लाद। अमल एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोल रही थी और शाहिना बेगम हक्का बक्का उसकी सूरत देखती रह गईं। वो हैरान थी कि इस लबो लहजे में अमल मुराद बात कर रही है, जो बात करना तो दूर की बात सुनने का स्टैमिना भी नहीं रखती थी। अमल सरतापा जावियार की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी। उसकी शख्सियत साजी का क्रेडिट जावियार सिकंदर को जाता था और इस लम्हे शाहिना बेगम दिल ही दिल में बेटे को दाद दिए बगैर न रह सकी। उसने सब्र बर्दाश्त का रिकॉर्ड कायम कर दिखाया था। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे बेटा। उन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी तुम्हें साथ ले जाने के लिए, मगर कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर मिल चुका था। प्लीज फुप्पो, अब बताने का क्या फायदा? वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उसने कंधे उचकाए और फिर वहां से उठ गई, लेकिन शाहिना बेगम बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचती रही। आप कौन से कपड़े पहनेंगे? अमल वार्डरोब के पट खोले खड़ी थी और जावियार से इस्तफसार कर रही थी। जो तुम निकाल दो, वो किताब से सर उठाकर बोला। निकाल दूं? हाँ यार, निकाल दो, जो भी तुम्हें पसंद है। वो जानबूझकर ये काम उसके जिम्मे लगा रहा था। वो अपने लिए उसकी पसंद देखना चाहता था। ये ठीक है ना? उसने ब्लैक 3 पीस सूट निकाल के सामने किया था और जावियार उसकी पसंद की दाद दिए बगैर न रह सका। पसंद तो वाकई अच्छी है, लेकिन यार, क्या ये फॉर्मल ड्रेस पहनकर मैं अपने मामू के घर जाते हुए अच्छा लगूंगा? उसने जरा सा एतराज किया। तो क्या हुआ? आप कौन सा ऐसे ही मुंह उठाकर जा रहे हैं? चाहे छोटा ही सही, लेकिन फंक्शन तो है ना। शहरयार भाई और असफी भी तो तैयार होकर ही जाएंगे ना। उसने दलील दी। एक शर्त पे पहन सकता हूँ। वो किताब बंद करके बेड से उठ खड़ा हुआ। कैसी शर्त? अमल छिटकी। उसने घूर के देखा था। ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, उसने तसल्ली दी और अमल की आंखों में इस्तफहाम बोलने लगा। तुम भी मेरी पसंद का ड्रेस पहनोगी? वो भी वार्डरोब के करीब आ खड़ा हुआ। इसमें शर्त की क्या बात है? अमल इतनी लापरवाही से बोली कि जावियार हैरत से देखता रह गया। अब इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तुम जो भी कहोगे मैं पहन लूंगी। उसके अंदाज में जावियार गश खाते खाते बचा था। ये तुम ही हो ना? उसने अमल के चेहरे को छुआ। वो घूरती हुई पीछे खिसक गई। हाँ, ये मैं ही हूँ, अमल जावियार, आपकी बीवी। उसने सकाक भरे लहजे में कहा।
मैं सदके जाऊं, आज मेरी बीवी कैसी कैसी रजामंदियां दे रही है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसने अपने बाजू पे चुटकी काटी। जो गुजरा वो ख्वाब था, एक भयानक और बुरा ख्वाब। हकीकत तो अब शुरू हुई है। वो जावियार का बाजू सहलाते हुए बोली, क्योंकि उसने अपने बाजू पे चुटकी खासे जोर से काटी थी। लेकिन मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब ही है। जावियार को यकीन नहीं आ रहा था। चलें, आपके लिए ख्वाब सही और मेरे लिए हकीकत सही। अब जल्दी से तैयार हो जाएं। उसने हैंगर बेड पे डाल दिया। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अपना बचाव करती, जावियार इस्तेहकाक भरी गुस्ताखी में कामयाब हो चुका था। जावियार, वो खफकी से बोली, आज तुमने जावियार सिकंदर के सोए हुए जज्बात को ललकारा है, आज तुम्हारी खैर नहीं। वो उसे धमकी देकर कपड़े बदलने चला गया और अमल शर्म से सुर्ख पड़ती उसकी दूसरी अशिया निकाल कर रखने लगी थी। और जब वो तैयार होने के लिए गई, तब जावियार ने ड्रेस सेलेक्ट किया था। मुराद हसन को पाकिस्तान आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अमल एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई थी, ना एयरपोर्ट ना उनके घर। अलबत्ता वो खुद एक बार मिलने आए थे और वो बहुत सरसरी सा उनसे मिली थी। लेकिन आज उन्होंने अपने वतन वापसी की खुशी में अपने करीबी लोगों को और मिलने वालों को दावत दी थी। सबको इनवाइट किया था। सो शाहिना बेगम की फैमिली भी इनवाइटेड थी। अमल तो शायद जाने से इनकार कर देती, लेकिन जावियार ने उस पे भी उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया था, जिसकी वजह से वो वाकई सोचने पे मजबूर हो गई थी कि उसे जाना चाहिए, हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। और आज वो यही सामना करने जा रही थी और काफी एतमाद और एहतमाम से तैयार हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। उन सब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। मुराद हसन यकदम सोफे से उठ खड़े हुए थे। उनके चेहरे पे खुशी का रंग अमल को देखकर उभरा था। कैसी हो मेरी गुड़िया? उन्होंने बेसाख्ता उसके करीब आते हुए उसे कंधे से लगा लिया था। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने पहली मर्तबा उनसे इस तरह अपनायत से पूछा था। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम आई हो तो यूं लग रहा है मेरे घर में 2 जहानों की खुशियां और रहमतें आ गई हैं। मुराद हसन की दिली खुशी उनके नम आलूद लहजे से नुमाया हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने मुराद हसन के पहलू में खड़ी औरत को फौरन शनाख्त कर लिया था। वो उसके बाप की दूसरी बीवी और उसकी सौतेली माँ थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। नायमा बेगम ने उसे बेख्तियार लिपटा लिया था और उसकी पेशानी पे बोसा दिया था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की। मैं सोचती थी जावियार तो इतना हैंडसम है, तो अमल पता नहीं कैसी होगी, लेकिन तुम तो मेरी तवक्का से बढ़ के प्यारी हो। उन्होंने करीब खड़े जावियार को देखते हुए सराहा। वालिद साहब भी तो इतने हैंडसम हैं मोहतरमा के। जावियार ने शरारत से मुराद हसन को देखा, जिस पे नायमा बेगम और मुराद हसन बेसाख्ता हंस पड़े थे। आओ बैठो ना तुम लोग। नायमा बेगम उन सबको बिठाने लगी, लेकिन अमल सिर्फ एक ही चीज पे सोचे जा रही थी कि नायमा बेगम भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। गंदुमी रंगत और इंतहाई आम से नैन नकुश थे उनके, लेकिन अंदाज अतवार में एक वकार, एक तमकिनत सी थी। उनकी ड्रेसिंग से ही उनकी नफीस तबीयत का पता चल रहा था। वो कहीं से भी किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं थी। वो सब कुछ उनके अंदर मौजूद था जिसकी ज़ेबुन्निसा के पास कमी थी, और इस कमी को कभी भी ज़ेबुन्निसा ने दूर करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि और भी बढ़ा लिया था। क्या देख रही हो बेटा? नायमा बेगम ने उसके पास बैठते हुए उसका रुखसार थपका। कुछ नहीं, उसने सर झुका लिया। अपने छोटे भाइयों से नहीं मिलोगी? भाई? अमल के दिल को कुछ हुआ। वो बहन और भाई के रिश्ते से महरूम थी, इसलिए ये रिश्ता चौंका गया। हन्नान और सुफियान, अंदर आओ। नायमा बेगम ने आवाज दी। वो कॉरिडोर से गुजर रहे थे। यस मामा। वो दोनों फौरन मुअद्दब से अंदाज में अंदर दाखिल हुए। दोनों की उम्र 14 और 15 साल की थी। अपनी आपी से मिलो। अस्सलाम वालेकुम अमल आपी। वो काफी शौक और इश्तियाक से करीब चले आए थे और दोनों ने ही सलाम के लिए अपना हाथ बैक वक्त आगे बढ़ाया था। वालेकुम अस्सलाम। अमल ने बेसाख्ता उठकर दोनों की पेशानी चूम ली। तुम दोनों बहुत क्यूट हो। आखिर भाई किसके हैं? हन्नान ने तेजी से लुकमा दिया। अमल हंस पड़ी थी। उनकी नोक झोंक से सभी महसूस होने लगे थे। चलिए ना अमल आपी, अंदर चलें। वो इसरार कर रहे थे। अमल इनकार न कर सकी और उठकर चली गई। और अमल को दूर तक देखने के बाद मुराद हसन ने जावियार को देखा था। उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। क्या बात है मामू, ये आंसू किस लिए? जावियार उनके करीब ही बैठा हुआ था। उसने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए हैरानी से पूछा। ये आंसू तुम्हारे एहसानमंद हैं बेटा, तुम्हारे शुक्रगुजार हैं।
तुमने मुझे हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए खरीद लिया है। मैंने तो बस डॉक्टर के मशवरे पर मजबूरन ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से हमेशा फिक्रमंद ही रहा। मेरे दिल में अजीब सा डर और वहम आते रहते थे। मुझे लगता था कि तुम भी एक दिन मुराद हसन बन जाओगे, तुम भी सब्र और बर्दाश्त का दामन छोड़ बैठोगे। लेकिन तुम्हारी नरमी और मुस्तकिल मिजाजी ने मुराद हसन को शर्मिंदा कर दिया है। मैं ज़ेबुन्निसा के रवैये पे गुस्से में आ जाता था, समझाने की कोशिश करता था, वो नहीं समझती थी तो उसे उसके हाल पे छोड़ देता था, और यही कोताही बड़ी दरार बन गई। जबकि तुमने अपनी नरमी, अपना तहम्मुल, अपनी बर्दाश्त आजमा कर सब कुछ जीत लिया है। मुराद हसन बोलते जा रहे थे और उनके आंसू भी मुसलसल बह रहे थे। मामू प्लीज, जो हो गया सो हो गया। आप सब बातों को भूलकर सिर्फ आज को याद रखें, आज पे ध्यान दें। मैंने अगर अमल के लिए कुछ किया है तो ये आप पर एहसान नहीं किया, बल्कि खुद पे एहसान किया है। सब कुछ अपनी खातिर किया है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। उसकी बेहतरी मेरे घर, मेरे बच्चों, मेरे लिए है। अंदर दाखिल होती अमल ने जावियार का जुमला सुन लिया। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों की जिंदगियों पे मुहित नहीं होता, बल्कि आने वाली कई नस्लें जेरे असर आती हैं, जैसे आपकी जिंदगी का असर अमल पे हुआ। और जरूरी नहीं कि हर अमल मुराद को जावियार जैसा मेहरबान हमसफर मिले। ये तो तुम ठीक कह रही हो, जावियार जैसा मेहरबान हर किसी को नहीं मिलता। नाइमा बेगम ने तायीद की थी, और जिसको मिलता है वो उसे संभाल संभाल कर रखता है, अमल ने एतमाद से कहा। जावियार उसकी बात पे मुस्कुरा दिया था और उनकी अपनी बातों के दौरान बाकी मेहमान भी आना शुरू हो गए। अमल नाइमा बेगम के साथ मिलकर सबको वेलकम कह रही थी। मम्मी का इलाज कहाँ तक पहुंचा? अमल जावियार के सीने पे सर रखी सुकून से लेटी उसके मोबाइल से इनबॉक्स चेक कर रही थी। कुछ ख्याल आने पे बेसाख्ता पूछ बैठी, मम्मी? कौन सी मम्मी? जावियार ने हैरत से कहा, और अमल ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा था। मेरी मम्मी? तुम्हारी मम्मी का इलाज? क्या मतलब? वो हैरान हो रहा था। क्या तुम मुझे अब भी पागल ही समझते हो? अमल उसके ऊपर झुकी, उसकी आंखों में झांक रही थी। जावियार को नजर चुरानी पड़ गई। पागल तो तुम हो ही, वो छेड़ते हुए बोला। तुम ये भूल रहे हो कि मेरा पागलपन दूर करने वाले भी तुम ही हो। अफसोस कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो ताज्जुब से बोला। अफसोस कि तुम ऐसा ना करते तो मैं तुम्हें पागल कर देती। वो हंसी थी। वो तो तुम अब भी कर रही हो। जावियार ने उसके अंदाज़े कुर्बत की सिमत इशारा किया था। वो तो मैं आइंदा भी करती रहूंगी। वो जरा भी नर्वस नहीं हुई थी। लगता है कुछ बेशर्म सी हो गई हो, वो शरारत से बोला, और अमल ने उसके बाल दोनों मुट्ठियों में दबोच लिए थे। अगर शर्म करूंगी तो तुम कहोगे शर्माती रहती हो, और अगर नहीं करती तो तब भी तुम ताने दे रहे हो। ताने नहीं दे रहा, तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी बता रहा हूँ। जावियार अपने बाल छुड़ा रहा था। मैं अपनी हर क्वालिटी जानती हूँ, ये तो नजर आ रहा है। वो फिर छेड़ने से बाज नहीं आया था। जावियार बच जाओ। यार बच के क्या करूंगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मम्मी का इलाज कैसा जा रहा है? वो ठीक हो सकती हैं? अमल ने संजीदगी अख्तियार करते हुए कहा। वो जानती थी कि जावियार किसी को भी बताए बगैर ज़ेबुन्निसा का इलाज करवा रहा है। घर में भी किसी को खबर नहीं थी, और अमल भी शायद इस चीज से बेखबर रहती, लेकिन उसने जावियार को फोन पे डॉक्टर के साथ बातें करते हुए सब सुन लिया था, और दिल ही दिल में जावियार की मशकूर थी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? वो आहिस्तगी से बोली। हाँ, क्यों नहीं? कब? जब तुम कहो। कल? ओके यार, कल ही सही। उसने कंधे झटके। जावियार तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम जैसा मेहरबान वाकई किसी खुशकिस्मत लड़की को ही मिल सकता है, और मैं अपनी खुशकिस्मती पे नाज करती हूँ कि तुम जैसा मेहरबान मिला, तुम जैसा हमसफर मोहसिन मिला। तुमने अमल मुराद को उसकी जात के होने का यकीन बख्शा है। तुम सारी दुनिया से और सारे मर्दों से अच्छे हो, यहाँ तक कि मेरे बाप मुराद हसन से भी ज्यादा अच्छे हो। वो उसके सीने से लगी बोलती जा रही थी, और जावियार पलके मूंदे अपनी मेहनत, अपने सब्र और बर्दाश्त का समर वसूल कर रहा था। उसके दिल पे सुकून की ठंडी मीठी फुहार बरस रही थी, और अमल अपनी मोहब्बतों के एतराफ कर रही थी। आज वो उसे अपनी तमाम रजामंदियां सौंप चुकी थी। आज उनकी जिंदगी की पहली भरपूर रात थी, और इस खुशगवार महकती रात की सुबह भी यकीनन रोशन ही होती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए सब्र और बर्दाश्त भी तो बहुत किया था। अब इनाम मिलना तो हक था उनका। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।